नमस्कार सर। नमस्कार सर। हाँ जी। आपने हिम्मत तो से हाँ, very good evening friends. Today we are here to cover section 7 onwards. So section 7, I hope copy of Bear Code is with you. ठीक है, I am reading from the Bear Code. Initiation of corporate insolvency resolution process by financial creditor. क्या कहता है ये? 7.1 ये कहता है, a financial creditor either by itself or jointly with other financial creditors or any other person on behalf of the financial creditor, as may be notified by the central government, may file an application for initiating corporate insolvency resolution process against a corporate debtor before the adjudicating authority when a default has occurred. क्या क्या कंडीशंस हो गई? डिफॉल्ट होना चाहिए। अब फाइनेंशियल क्रेडिटर कैसे कैसे एप्लीकेशन फाइल कर सकता है? खुद कर सकता है, जॉइंटली कर सकता है, या एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर के बिहाफ पर भी कोई दूसरा आदमी भी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। जैसे मान लीजिए फाइनेंशियल क्रेडिटर बैंक है, ठीक है ना, तो बैंक है तो बैंक खुद तो करेगा नहीं, बैंक किसी न किसी को ऑथराइज करेगा, जो उसका चीफ जनरल मैनेजर होगा या जो भी होगा, है ना, बोर्ड से पावर्स डेलीगेट होती हैं, तो वो ऑन बिहाफ ऑफ में आ जाएगा। और ज्वाइंटली भी कर सकता है, ठीक है। एज द केस में भी मे फाइल एन एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस अगेंस्ट ए कॉर्पोरेट डेटर, ठीक है, बिफोर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी वेयर व्हेन ए डिफॉल्ट इज अकर्ड। तो आपको देखना क्या है इसमें? एक तो ये देखना है कि भाई सेक्शन 7 की एप्लीकेशन फाइल करने से पहले डिफॉल्ट होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, फाइनेंशियल क्रेडिटर खुद भी फाइल कर सकता है, ज्वाइंटली भी कर सकता है, और किसी दूसरे के बिहाफ पर भी कर सकता है। उसके आगे फिर इसमें प्रोवाइजो आता है। ये प्रोवाइजो क्या कहता है? Provided that for the financial creditors referred to in clauses A and B of subsection 6A of section 21, ठीक है। अब आप सेक्शन 21 भी खोल लीजिए इसके साथ में। सेक्शन 21 का सब क्लॉज 6A है, और उसमें आपकी क्लॉजेस A और B हैं, क्लास ऑफ क्रेडिटर्स के लिए। हाँ, तो 21 जो बात करता है आपका, 21 बात करता है आपका कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगी, ठीक है। तो और 21 इसमें बात करता है सबसेक्शन 6A की। तो पहले हम 21 का 6A ही पढ़ लेते हैं। 21 का 6A क्या 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 कहता है? वेयर ए फाइनेंशियल डेट इज इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज और डिपॉजिट्स एंड द टर्म्स ऑफ द फाइनेंशियल डेट प्रोवाइड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ए ट्रस्टी। जैसे हमने कंपनीज एक्ट में पढ़ा था। हमने कंपनीज एक्ट में क्या पढ़ा था कि भाई वहां पर डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट होता है, ठीक है, अगर 500 से ज्यादा डिबेंचर होल्डर होते हैं, or agent to act as authorized representative for all the financial creditors. Such trustee or agent shall act on behalf of such financial creditors, ठीक है। तो अगर किसी जो फाइनेंशियल डेट है, भाई फाइनेंशियल डेट हमने पढ़ा कि डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकता है, ठीक है। आपने लोन दिया होगा किसी को, आपने सिक्योरिटीज या डिपॉजिट्स इशू किए होंगे, ठीक है। सिक्योरिटीज कब इशू करते हैं? सिक्योरिटीज हम इशू करते हैं जो सरफेसी एक्ट में होता है ना, सरफेसी एक्ट में जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं उनको जो सिक्योरिटीज इशू करते हैं वो इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई केस है, इनको ऐड करते रहिए प्लीज। तो उस केस में क्या होगा कि वेयर ए फाइनेंशियल डेट इज इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज और डिपॉजिट्स एंड द टर्म्स ऑफ द फाइनेंशियल डेट प्रोवाइड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ए ट्रस्टी और एजेंट, ठीक है। एंड वर्ड है इसमें। तो सबसे पहली बात कि सिक्योरिटीज या डिपॉजिट्स की फॉर्म में है डेट, और दूसरा उनकी टर्म्स में ये लिखा है कि एक ट्रस्टी या एजेंट अपॉइंट होगा, जैसे डिबेंचर ट्रस्टी के केस में होता है, ठीक है। तो उस केस में सच ट्रस्टी और एजेंट शेल एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ सच फाइनेंशियल क्रेडिटर। पहली बात तो ये आ गई। और बी क्या कहता है? उसमें 6A का ए और बी का ही रेफरेंस है यहां पर, ठीक है, प्रोवाइजो में। और बी क्या कहता है? इज ओड टू ए क्लास ऑफ क्रेडिटर्स एक्सीडिंग द नंबर एज में बी स्पेसिफाइड। दूसरी क्लास कौन सी हो गई कि भाई कोई भी क्लास ऑफ क्रेडिटर्स है। अब वो क्लास ऑफ क्रेडिटर्स कुछ भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन, अभी क्लास ऑफ क्रेडिटर्स भी बताया गया है कि क्लास ऑफ क्रेडिटर्स आइडेंटिफाई कौन करेगा। तो क्लास ऑफ क्रेडिटर्स नॉर्मली आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बेसिस पर ही आइडेंटिफाई होती है कि ये पर्टिकुलर क्लास है या नहीं है, ठीक है। क्लास का मतलब पहली बात तो ये मोर देन वन तो होना ही चाहिए, ठीक है। अगर कोई एक ही है तो वो तो अपने आप में क्लास नहीं हो सकती,
ठीक है, इज ओड टू ए क्लास ऑफ क्रेडिटर एक्सीडिंग द नंबर एज में बी स्पेसिफाइड। तो यहाँ पर इन्होंने जैसे होम बायर्स के केस में कर दिया, होम बायर्स में कर दिया भाई 100 होने चाहिए मिनिमम या 1/10 होना चाहिए, ठीक है, वो आप आगे पढ़ेंगे डिटेल में। और अदर देन द क्रेडिटर्स कवर्ड अंडर क्लॉज ए और सब सेक्शन 6। तो क्लॉज ए वाले तो अलग हो गए, जैसे डिबेंचर ट्रस्टी या जो सिक्योरिटीज हैं उनके बिहाफ पर कोई ट्रस्टी या एजेंट है, ठीक है, वो तो वहां कवर हो गए ए में। और बी में कौन से हो गए, इज ओड टू ए क्लास ऑफ क्रेडिटर्स एक्सीडिंग द नंबर एज में बी स्पेसिफाइड other than the creditors covered under clause A or subsection 6. The interim resolution professional shall make an application to the adjudicating authority along with the list of all financial creditors containing the name of an insolvency professional other than the IRP to act as their authorized representative. आप इसको मोटी भाषा में समझिए कि ये होम बायर्स की बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, ट्रस्टी और सिक्योरिटीज वाले ऊपर आ गए, यहाँ पर आ गए बेसिकली होम बायर्स, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, ये और उसमें एआर के थ्रू जाते हैं। मान लो 5000 होम बायर है, तो 5000 होम बायर जो है, 5000 होम बायर तो मीटिंग में आएंगे नहीं, होम बायर हमें पढ़ ही लिया कि फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं। तो उस केस में क्या होगा, ये एआर के थ्रू अपने को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, सर, कंटेनिंग। हाँ जी, मैं विद योर परमिशन एक इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ सर। हाँ हाँ हाँ, ये बोलिए बोलिए। जो फर्स्ट प्रोविजो है ना सर, ये जो हाँ हमें हाँ जो सेक्शन 21(6)(a) की जो बात कर रहे हैं, जिसको हम पढ़ रहे हैं, हाँ ए और बी, हाँ, ये सर होम बायर की बात नहीं कर रहा। होम बायर की तो सेकंड प्रोविजो बात करेगा, सेकंड प्रोविजो। अच्छा ठीक है, फर्स्ट ठीक प्रोविजो है, फर्स्ट प्रोविजो में तो जो ये हाँ नंबर्स ठीक है है, ना, हाँ दूसरे नंबर्स क्लास एज में ऑफ भी क्रेडिटर, स्पेसिफाइड, ठीक है, ओके क्लास एग्री, ऑफ ये क्रेडिटर्स दूसरे का है। क्लास ऑफ क्रेडिटर्स हैं। और ठीक है, ठीक इनको है। रेगुलेशन में 10 नंबर है, ये 10 नंबर से एक्सीडिंग द नंबर 10, मतलब 10 दिया हुआ है रेगुलेशन। अच्छा 10, ठीक है, ठीक अगर है, 10 से ओके ज्यादा है, हाँ 10, ओके मतलब ओके, 10 स्पेसिफाई किए हुए हैं रेगुलेशन में। 10 अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके हाँ, एग्रीड। इज ओड टू, तो एक तो हो गए सिक्योरिटीज या डिपॉजिट्स, दूसरे हो गए क्लास ऑफ क्रेडिटर्स, ठीक है। क्लास ऑफ क्रेडिटर्स में सुदेश जी ने बताया कि 10 या उससे ज्यादा अगर होंगे तो, ठीक है, वो यहां पर आ गए। और आईआरपी क्या करेगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन देगा, वो लिस्ट देगा सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की, और उसके साथ में नाम देगा एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का अदर देन दी आईआरपी टू एक्ट एज देयर ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। तो जो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव होगा वो भी एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ही होगा, ठीक है, लेकिन जो आईआरपी है वो नहीं बन सकता ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो आईआरपी अलग होगा और ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव अलग होगा, और इसके लिए एप्लीकेशन किसको देगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, ठीक है, containing the name of an insolvency professional other than the IRP to act as their authorized representative who shall be appointed by the adjudicating authority prior to the first meeting of the COC। तो COC की पहली मीटिंग से पहले ये हो जाएगा, ठीक है। और सी की तो इसमें बात ही नहीं करता, ठीक है ना, वो तो फिर गार्जियन की बात करता है, इज रिप्रेजेंटेड बाय गार्जियन, एक्सिक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर, सच पर्सन शैल एक्ट एज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑन बिहाफ ऑफ सच फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, ठीक है जी। अच्छा, तो सेकंड प्रोविजो कौन सा है जी इसमें, सेकंड उसका है, सेकंड प्रोविजो होम आपका बायर्स वाला है सर, होम ये बायर्स का प्रोवाइडेड फर्दर अलॉटी सेक्शन 7 में, सेक्शन, सेक्शन 7 अच्छा वो में। 7 के अंदर ही, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है, 7 में, 7 में जो ये ठीक है फर्स्ट जी। तो प्रोविजो है ना सर, हमने फर्स्ट प्रोविजो तो पढ़ लिया, ठीक है। फर्स्ट हाँ प्रोविजो हाँ में बात करता है वो, एक तो सिक्योरिटीज या डिपॉजिट्स के लिए अगर कोई ट्रस्टी या एजेंट अपॉइंटेड है उसमें, और दूसरे क्लास ऑफ क्रेडिटर्स, ठीक है, जो स्पेसिफाइड होंगे अगर मोर देन 10 नंबर्स है तो उसमें, ठीक है। उसके ये क्लास ऑफ क्रेडिटर्स अदर देन होम हाँ बायर्स वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, एग्रीड। उसके बाद में आ गया प्रोवाइडेड फर्दर, ये दूसरा प्रोवाइजो आ गया, प्रोवाइडेड फर्दर दैट फॉर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हु आर अलॉटीज अंडर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। तो रियल एस्टेट वाले यहां पर आ गए, तो कितनी कैटेगरी, अभी 2 कैटेगरी तो हमने पहले पढ़ ली, ये तीसरी कैटेगरी है कि ये इसमें आ गया आपके जो अलॉटीज हैं अंडर ए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। एन एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग CIRP against a corporate debtor shall be filed jointly by not less than 100 of such allottees under the same real estate project। पहली बात तो सेम रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में होने चाहिए, ठीक है। तो इनको एडमिट करते रहिए ना साथ साथ में, ये जो आ रहे हैं सोनी जी, इनको एडमिट नहीं कर रहे क्या? यार मेरे को, मैं आज बोली हूँ, मैं लेट ट्रेन गया हूँ। अभी बना रहा हूँ आपको, आप तो SHO यहाँ के, आपको नहीं बनाएंगे कैसे करेगा काम? ये तो आपकी मिस्टेक हो मेहरबानी। गई थी सर। हाँ जी, हाँ जी। तो इस केस में क्या होगा,
provided further that for financial creditors who are allottees under a real estate project, तो पहले क्या होता था, एक होम बायर भी भाई फाइनेंशियल क्रेडिटर में तो एक सिंगल भी कर सकता था, ठीक है ना, अमाउंट भी 1 लाख था, कोई ज्यादा नहीं है। तो जब ये बहुत ज्यादा ही केसेस आने लग गए, एक एक बंदा करने लग गया फाइल, तो उन्होंने कह दिया इनको भी यहाँ पर कवर कर लिया प्रोवाइजो में, और उसमें कहा कि भाई जो अलॉटीज हैं वो एक तो पहली बात के प्रोजेक्ट वाइज देखा जाएगा, सेम रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 100 और नॉट लेस देन, नॉट पहला तो लिखा है बाई नॉट लेस देन 100, मतलब 100 एंड मोर, ठीक है। और सेम रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में होनी चाहिए। एक बिल्डर के 5 प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो ये नहीं कि पांचों को जोड़ लेंगे, एक एक में देखेंगे। और नॉट लेस देन 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सच अलॉटीज अंडर द सेम रियल एस्टेट प्रोजेक्ट विच एवर इज लेस, ठीक है। तो विच एवर इज लेस की बात करता है, मतलब इसका मतलब ये है कि भाई 10% अगर मतलब 1000 है, ठीक है, तो 1000 में तो 100 ही कर देंगे। अगर 2000 है तो 2000 में 100 भी आ सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं। या अगर मान लो किसी प्रोजेक्ट में 50 ही अलॉटीज है, ठीक है ना, तो 50 अलॉटीज में क्या होगा, वो कहता है कि 100 और 10%, नॉट लेस देन 10%। अगर 40 है मान लो, तो 40 में क्या होगा, एक तरफ तो 100 हो जाएंगे और दूसरी तरफ 40 का 10%, मतलब 4, तो 4 भी फाइल कर सकते हैं। विच एवर इज लेस है, एक विच एवर इज लेस को भी हमें देखना है, और दोनों ही केसेस में नॉट लेस देन है। तो नॉट लेस देन 10% का मतलब 10% या उससे ज्यादा, या फिर 100 या उससे ज्यादा, विच एवर इज लेस। सेम रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में होने चाहिए। और अलॉटी की डेफिनेशन आपकी रेरा से आएगी कि अलॉटी कौन है, जो एज पर डेफिनेशन गिवन इन रेरा, ठीक है। प्रोवाइडेड ऑल्सो, ये थर्ड प्रोवाइजो आ गया, ठीक है। पहला प्रोवाइजो हमने देख लिया, दूसरा प्रोवाइजो देख लिया, ये थर्ड प्रोवाइजो। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट वेयर एन एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस अगेंस्ट ए कॉर्पोरेट डेटर हैज बीन फाइल्ड बाय ए फाइनेंशियल क्रेडिटर रेफर टू इन द फर्स्ट और सेकंड प्रोवाइजोस, ठीक है। जो फर्स्ट प्रोवाइजो कौन सा था हमारा, फर्स्ट प्रोवाइजो में सिक्योरिटीज या डिपॉजिट्स वाला था या क्लास ऑफ क्रेडिटर्स था, ठीक है। और सेकंड में कौन सा था, ये रियल एस्टेट अलॉटीज। तो जहां पर ये फर्स्ट या सेकंड प्रोविजन में अलॉटी है एंड हैज नॉट बीन एडमिटेड बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, क्योंकि ये बाद में अमेंडमेंट आई, ये जो प्रोवाइडेड वाली अमेंडमेंट आई है ये हमारी बाद में अमेंडमेंट आई। दिसंबर 19 में आया। हाँ, ये पायनियर वाला केस था ना सर, सेक्शन 58 का। चलो हम केस को अभी नहीं करते, ठीक है ना, तो केस की हम यहाँ नहीं बात करते। तो अब ये जो, पर इससे पहले भी कुछ प्रोविजन थे। पहले तो क्या था, एक होम बायर भी कंपनी को सीआईआरपी में ले जा सकता था, लेकिन अब उन्होंने कहा कि भाई जिनमें एप्लीकेशन पेंडिंग है, ठीक है, और एडमिट नहीं हुई, ठीक, अगर एडमिट हो गई तो पुराने पे चलेगी, अगर एडमिट हो गई तो सच एप्लीकेशन शैल बी मॉडिफाइड टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फर्स्ट और सेकंड प्रोवाइजो विद इन 30 डेज। उन्होंने कहा भाई 30 दिन में आप इनको अमेंड करो जो अभी एडमिट नहीं हुई है। फेलिंग विच द एप्लीकेशन शैल बी डीम्ड टू बी विथड्रॉन बिफोर इट्स एडमिशन, नहीं तो हम मान लेंगे कि आपने ये एप्लीकेशन विथड्रॉ कर ली है, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि एप्लीकेशन एडमिट हुई थी पहले या नहीं हुई थी। उसके बाद एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन ए डिफॉल्ट इंक्लूड्स ए डिफॉल्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ ए फाइनेंशियल डेट owed not only to the applicant financial creditor but to any other financial creditor of the corporate debtor। तो डिफॉल्ट किसका होगा, उसका होगा या फिर किसी और का भी हो सकता है। तो डिफॉल्ट इंक्लूड्स लिखा है, इंक्लूड्स डिफॉल्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ ए फाइनेंशियल डेट owed not only to the applicant financial creditor but to any other financial creditor of the corporate debtor, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 क्या कहता है, द फाइनेंशियल क्रेडिटर शैल मेक एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 इन सच फॉर्म एंड मैनर। तो उसके लिए फॉर्म दिया हुआ है कि किस फॉर्म में और कितनी फीस के साथ ही एप्लीकेशन जानी है, वो हम रेगुलेशंस में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। थर्ड क्या कहता है, सेक्शन 7 सबसेक्शन 3, द फाइनेंशियल क्रेडिटर शैल अलोंग विद द एप्लीकेशन फर्निश रिकॉर्ड ऑफ द डिफॉल्ट, ठीक है, रिकॉर्डेड विद द इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी मैंने आपको बताया था नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड, तो एनईएसएल के रिकॉर्ड से ला सकते हो आप रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट, और सच अदर रिकॉर्ड और एविडेंस ऑफ डिफॉल्ट एज में बी स्पेसिफाइड। तो रेगुलेशंस में दिया हुआ है कि और कौन कौन से आप रिकॉर्ड इसमें ला सकते हो। रेगुलेशन नंबर 8। हाँ ठीक है। उसके बाद द नेम ऑफ द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, और रेगुलेशंस फिर हम अलग से कवर करेंगे। द नेम ऑफ द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल
बल्कि आप अगर लिखना चाहो तो इसके आगे लिख सकते हो रेगुलेशन 8, ठीक है, CIRP का रेगुलेशन होगा ये नेचुरली, है ना जी। 8 है और पेज नंबर 363, हाँ ठीक है, 383। हाँ हाँ। तो पेज नंबर हो सकता है डिफरेंट किताबों में डिफरेंट हो, कोई किसी की टैक्समैन की हो सकती है, किसका ये डिफरेंट एडिशन हो सकता है, लेकिन आपको आइडिया मिल जाएगा रेगुलेशन 8 से। रेगुलेशन 8 कौन सा जी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या उसका, एक तो एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है ना रूल्स, हाँ उसका नहीं है सर ये, और CIRP का, CRP का। ओके ठीक है। क्योंकि फॉर्म तो एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में भी दे रखा है ना इन्होंने, जो एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है उसमें भी फॉर्म है। सर ये पूरा कौन सी छापा बुक हुआ है में वहाँ बता पर, रहे हैं सर उठा के सोनी आते जी? हैं। जी सोनी जी कौन सी बुक्स में बता रहे हैं? कमर्शियल अच्छा, कमर्शियल का सर, डायरेक्ट। वैसे कुछ इसमें रेफरेंस आपको एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में भी मिलेगा कि जो फाइनेंशियल एप्लीकेशन देगा वो कैसे एप्लीकेशन देगा, एप्लीकेशन बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर, उसको भी आपको पढ़ना है। ये है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रूल्स 2016। तो वो रूल्स भी पढ़ने हैं आपको, रेगुलेशंस भी पढ़ने हैं, ठीक है, लेकिन उनको हम अलग से भी कवर करेंगे। अगर यहाँ पर सब कवर करने लगे तो ज्यादा मिक्स हो जाएगा फिर। अब ये है कि यहाँ पर कुछ आइडिया आपको यहाँ मिल जाएगा, बाकी हम वहां पर आपको दोबारा से पढ़ा देंगे। तो ये करना क्या है, एप्लीकेशन के साथ क्या लगाएगा, रिकॉर्ड ऑफ द डिफॉल्ट, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी से अगर रिकॉर्ड मिल गया तो वहां से ले लेगा, या सच अदर रिकॉर्ड और एविडेंस ऑफ डिफॉल्ट एज में बी स्पेसिफाइड। दूसरा क्या है, नेम ऑफ द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल प्रपोज टू एक्ट एज एन IRP, इसमें नाम भी देना जरूरी है। जो सेक्शन 7 की एप्लीकेशन है या सेक्शन 10 की एप्लीकेशन है, दोनों में IRP का नाम देना जरूरी है, ठीक है। एंड एनी अदर इंफॉर्मेशन एज में बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। तो ये एप्लीकेशन के साथ ये चीजें लगानी है। उसके बाद सेक्शन 7 सब सेक्शन 4, अब ये क्या कहता है, द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शेल विद इन 14 डेज, 14 दिन का टाइम दिया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, लेकिन ये 14 दिन का टाइम ये डायरेक्टरी है, मैंडेटरी नहीं है, 14 दिन से डिले भी हो सकता है, ठीक है, ऑफ द रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन, ये रिसीट से माना जाएगा, ऑफ द एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 2 असर्टेन। असर्टेन में जो वर्ड है, असर्टेन में ही सब कुछ आ गया, असर्टेन में ही आ गया कि भाई वो सारी चीजें देख लेगा, अपॉर्चुनिटी देनी है नहीं देनी है, क्या चीज है। कई जगह ये कहा भाई सेक्शन 7 में तो अपॉर्चुनिटी देने की बात ही नहीं करता, कि आपके फाइनेंशियल क्रेडिटर ने एप्लीकेशन लगाई, कॉर्पोरेट डेटर को अपॉर्चुनिटी देने की बात ही नहीं करता ये। तो केसेस में ये होल्ड किया गया कि ये जो वर्ड असर्टेन लिखा है, असर्टेन में ही सब कुछ आ गया, एग्जामिनेशन भी आ गया, ठीक है। असर्टेन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ डिफॉल्ट from the records of an information utility or on the basis of other evidence furnished by the financial creditor under subsection 3, provided that, ठीक है, अगर if the adjudicating authority has not ascertained the existence of default and passed an order under subsection 5 within such time, it shall record its reasons in writing for the same, ठीक है। ये क्या कहा, इसमें ये कहा, इसका मतलब ये है कि अगर असर्टेन नहीं किया गया एग्जिस्टेंस ऑफ डिफॉल्ट तो फिर रिकॉर्ड करेगा रीजंस इन राइटिंग, ठीक है। पांचवा क्या है, वेयर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इज सेटिस्फाइड दैट अ डिफॉल्ट हैज अकर्ड, और कंप्लीट, ये एप्लीकेशन जो है कंप्लीट है और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग कोई पेंडिंग नहीं है, जो प्रपोज्ड RP है, तो वो एडमिट कर सकता है। दूसरी बात, और अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को लगता है कि डिफॉल्ट हैज नॉट अकर्ड, ठीक है, या एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है, या कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग है अगेंस्ट प्रपोज्ड RP, तो वो क्या करेगा, इट में बाय ऑर्डर रिजेक्ट। तो दोनों ही पावर्स हैं, एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शेल बिफोर रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन अंडर क्लॉज B ऑफ सबसेक्शन 5 गिव अ नोटिस टू द एप्लीकेंट टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट। इसमें एप्लीकेशन कौन लगा रहा है सेक्शन 7 में, फाइनेंशियल क्रेडिटर, ठीक है। तो उसको एक opportunity देंगे, it will give a notice to the applicant to rectify the defect within 7 days of receipt of such notice from the adjudicating authority। अब ये जो 7 days का पीरियड है ये भी डायरेक्टरी है, ये सारे पीरियड्स पे कोर्ट केसेस चल चुके हैं, और कोर्ट केसेस में होल्ड किया गया कि जितने भी पीरियड दिए गए हैं ये सारे ही डायरेक्टरी हैं,
लेकिन अगर कोई डिले है तो उसके लिए सूटेबल एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सोए हो। सर कोई नोट करना चाहे तो इसमें केस था सुप्रीम कोर्ट का एक, सूरज ट्रेडिंग वर्सेस जुग्गी लाल जूट मिल्स। ठीक है जी। ठीक है जी। उसके बाद में आता है फिर द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस शेल कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ द एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 5। तो ये जो CIRP प्रोसेस है ये कब कमेंस होगा? फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन। ये कमेंसमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है? कमेंसमेंट का इंपॉर्टेंस ये हमने पढ़ लिया क्या, 180 डेज प्लस 90 डेज। तो 180 डेज शुरू कहां से होंगे? ये जीरो डेट है। जैसे प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट में अगर मान लो 2 साल का कंप्लीशन शेड्यूल देते हैं तो हम जीरो डेट देते हैं ना, तो इसे इसी तरह से ये जीरो डेट है जो डेट ऑफ एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन है। तो वहीं से हमने 180 डेज काउंट करने हैं। उसके बाद 7 का सबसेक्शन 7 क्या कहता है? The adjudicating authority shall communicate the order under clause A of subsection 5 to the financial creditor and the corporate debtor। तो ये जो सबसेक्शन 5 का ऑर्डर है, 5 में क्या कहा था? 5 में कहा था भाई और आप एडमिट करोगे या रिजेक्ट करोगे। तो चाहे एडमिट किया हो चाहे रिजेक्ट किया हो, दोनों केसेस में आप किसको इन्फॉर्म करेंगे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी? फाइनेंशियल क्रेडिटर को भी और कॉर्पोरेट डेटर को भी, क्योंकि फाइनेंशियल क्रेडिटर ने तो एप्लीकेशन ही लगाई है, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर को भी इंफॉर्मेशन जाएगी इसकी और कॉर्पोरेट डेटर को भी कम्युनिकेशन जाएगा। द ऑर्डर अंडर क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 5 टू द फाइनेंशियल क्रेडिटर। अब देखिए, अगर क्लॉज ए में एप्लीकेशन लगी है, क्लॉज ए का मतलब क्या है? अगर एडमिट हो गई है तो एडमिट करने के केस में फाइनेंशियल क्रेडिटर को भी बताया जाएगा और कॉर्पोरेट डेटर को भी बताया जाएगा। दूसरा क्या है? ऑर्डर अंडर क्लॉज बी। क्लॉज बी में क्या ऑर्डर है? रिजेक्ट, ठीक है। तो अगर रिजेक्ट होती है तो किसको बताना है? फाइनेंशियल क्रेडिटर को। उसमें कंपनी को नहीं बताना, क्योंकि कंपनी को ना तो पहले पता, ठीक है भाई, फाइनेंशियल क्रेडिटर ने एप्लीकेशन लगाई, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के लिए जरूरी नहीं है बुलाना कॉर्पोरेट डेटर को। अब फाइनेंशियल क्रेडिटर की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई तो उस केस में भी फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्यों बताएगी, ठीक है ना। तो जो ऑर्डर अगर अंडर क्लॉज बी है, मतलब फाइनेंशियल क्रेडिटर ने एप्लीकेशन लगाई जो रिजेक्ट हो गई, तो कॉर्पोरेट डेटर को उसकी इंटीमेशन देना जरूरी नहीं है। The order under clause B of subsection 5 to the within 7 days of admission or rejection of such application as the case may be। इन छोटी छोटी बातों पर वो सवाल पूछ लेते हैं, ठीक है। अगर एडमिट हो गई तो किस केस में होगा? और एल एप्लीकेशन submitted by a financial creditor under section 7 has been rejected, the intimation of the same shall be communicated to financial creditor, corporate debtor, both, none of the above। इस तरह से क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा था सेक्शन 7। उसके आगे हम पढ़ते हैं सेक्शन 8। सेक्शन 8 क्या कहता है? ठीक है जी, ये हमने पूरा कर लिया। अब सेक्शन 8 ये कहता है कि इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर। तो एन ऑपरेशनल क्रेडिटर में, यहां पर वर्ड है मे, ठीक है, ऑपरेशनल क्रेडिटर के साथ, ऑन द अकरेंस ऑफ ए डिफॉल्ट, ठीक है। जब डिफॉल्ट हो गया तो ये ऑपरेशनल क्रेडिटर में है डिलीवर ए डिमांड नोटिस। ये डिलीवर की भी इंपॉर्टेंस है। डिलीवर के ऊपर भी कोर्ट केस हो चुका है। वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई डिलीवर का मतलब ये होता है कि खुद भी नोटिस दे सकता है और दूसरे के थ्रू भी दिलवा सकता है, जैसे एडवोकेट के थ्रू। अदरवाइज वो कहते हैं कि भाई डिलीवर ना होकर कम्युनिकेट करता या नोटिस देता, इस तरह से नोटिफाई करता। तो डिलीवर वर्ड जो लिखा है, डिलीवर का मतलब तो खुद भी हो सकता है, दूसरे के थ्रू भी डिलीवरी हो सकती है, ठीक है ना। तो डिलीवर ए डिमांड नोटिस ऑफ अनपेड ऑपरेशनल डेटर, copy of an invoice demanding payment of the amount involved in the default to the corporate debtor in such form and manner as may be prescribed, ठीक है। अब इसकी क्या है कि एक तो देगा डिमांड नोटिस ऑफ अनपेड ऑपरेशनल डेटर, कॉपी ऑफ एन इनवॉइस demanding payment of the amount involved in the default to the corporate debtor in such form and manner as may be prescribed, ठीक है। तो डिमांड नोटिस देना है जो भी अनपेड ऑपरेशनल डेट है, कॉपी ऑफ एन इनवॉइस, ठीक है।
और द कॉर्पोरेट डेटर शैल विद इन पीरियड ऑफ 10 days ऑफ द रिसीट ऑफ द डिमांड नोटिस और कॉपी ऑफ द इनवॉइस। तो या तो डिमांड नोटिस देगा या फिर इनवॉइस देगा। डिमांड नोटिस किस केस में देगा? कई बार क्या होता है, जैसे मान लो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अभी बिलिंग का टाइम ही नहीं आया, उन्हीं का बिलिंग का शेड्यूल होता है, भाई इतनी एक्टिविटी आप कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद में जो है आप बिलिंग कर सकते हो। अब इसको लगा कि भाई ये तो कंपनी जो है ये तो डिफॉल्ट कर दिया, उसने जो पेमेंट करनी थी, मान लो उसने मोबिलाइजेशन एडवांस दिया था उसी में डिफॉल्ट कर दिया, ठीक है ना। तो उसके बाद में ये तब तक ये कुछ काम कर चुका था, मान लो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर अगर कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट एक्सिक्यूट कर रहा है तो ये तो ऑपरेशनल क्रेडिटर हो गया ना। तो उस केस में क्या करेगा, वो अपना क्या लगाएगा, एक डिमांड नोटिस, क्योंकि इनवॉइस तो है ही नहीं उसके पास। या अगर इनवॉइस रेज हो चुका है तो वो कॉपी ऑफ इनवॉइस लगा दे, और कॉपी, तो इसलिए वर्ड है डिमांड नोटिस और कॉपी ऑफ इनवॉइस मेंशन्ड इन सबसेक्शन 1 ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द ऑपरेशनल क्रेडिटर। तो इसके नोटिस में क्या लाएगा, पहला एग्जिस्टेंस ऑफ ए डिस्प्यूट, कॉर्पोरेट डेटर को नोटिस मिल गया। सेक्शन 8(1) क्या कहता है, 8(1) तो ये कहता है ऑपरेशनल क्रेडिटर अगर डिफॉल्ट हो गया तो क्या करेगा, डिफॉल्ट होने पर ऑपरेशनल क्रेडिटर डिमांड नोटिस भेजेगा या कॉपी ऑफ इनवॉइस भेजेगा, ठीक है। वर्ड है डिलीवर, डिलीवर का मतलब खुद भी भेज सकता है और किसी एडवोकेट के थ्रू भी भिजवा सकता है, ये हम केस लॉज में देखेंगे। कॉर्पोरेट डेटर क्या करेगा, कॉर्पोरेट डेटर को जब ये डिमांड नोटिस मिलेगा या कॉपी ऑफ इनवॉइस मिलेगा उसके 10 दिन के अंदर, विद इन 10 days ऑफ द रिसीट लिखा है ऑफ द डिमांड नोटिस और कॉपी ऑफ द इनवॉइस ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द ऑपरेशनल क्रेडिटर। पहली बात वो कहेगा भाई हमारा तो डिस्प्यूट चल रहा है, तुम कह रहे हो मैंने सर्विसेज रेंडर की, तुम्हारी तो सर्विसेज डिफेक्टिव थी, हमने आपको ईमेल पे इन्फॉर्म कर दिया था। एग्जिस्टेंस ऑफ ए डिस्प्यूट इफ एनी और रिकॉर्ड ऑफ द पेंडेंसी ऑफ द सूट। तो या तो वो कहेगा कि भाई डिस्प्यूट हमारा चल रहा है, या फिर हमारा तो सूट चल रहा है उसका रेफरेंस दे देगा, या कोई आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग है फाइल्ड बिफोर द रिसीट ऑफ सच नोटिस और इनवॉइस इन रिलेशन टू सच डिस्प्यूट। उसी डिस्प्यूट के रिलेशन में होनी चाहिए, ये भी बात है, ये जो सूट या आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग है उसी डिस्प्यूट के रिलेशन में होनी चाहिए। वो कहता है या तो हमारा डिस्प्यूट चल रहा है। डिस्प्यूट का मतलब हमने डिस्प्यूट में क्या पढ़ा था, डिस्प्यूट में पढ़ा था कि डिस्प्यूट में आपकी जरूरी नहीं है कि कोई सूट या प्रोसीडिंग ही चल रही हो, उसके बिना भी डिस्प्यूट हो सकता है, ठीक है। तो ये कॉर्पोरेट डेटर क्या कहेगा, भाई हमारा कोई डिस्प्यूट चल रहा है, या देखो ये सूट चल रहा है, या ये हमारी कोई आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग चल रही है। और ये जो सूट है या जो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग है ये कब फाइल होनी चाहिए, बिफोर रिसीट ऑफ सच नोटिस, ठीक है। और इट शुड बी इन रिलेशन टू सच डिस्प्यूट, जो डिस्प्यूट की बात कर रहा है उसी रिलेशन में ये सूट होना चाहिए। ये नहीं सूट किसी और का चल रहा है और यहां पर वो कह दे, वो नहीं है। दूसरा पॉइंट, द पेमेंट ऑफ अनपेड ऑपरेशनल डेट। वो कहता है जी जो आप मांग रहे हो ये तो मैंने पहले ही पेमेंट कर चुका, बाय सेंडिंग एन अटेस्टेड कॉपी ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ द अनपेड अमाउंट फ्रॉम द बैंक अकाउंट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। कई बार क्या होता है, पुराने सिस्टम में तो बहुत चलता था ये कि बैंक अकाउंट 26 के बजाय 36 में क्रेडिट हो गया, वो सोच रहा मुझे पेमेंट नहीं मिली, ये कह रहा मैंने पेमेंट कर दी, तो वो ये रिकॉर्ड बता देगा, अटेस्टेड कॉपी दे देगा। और बाय सेंडिंग एन अटेस्टेड कॉपी ऑफ रिकॉर्ड दैट ऑपरेशनल क्रेडिटर हैज एनकैश्ड ए चेक इशूड बाय द कॉर्पोरेट डेटर। तो भाई इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि भाई जो इसने इशू किया था कॉर्पोरेट डेटर ने, वो चेक इसने एनकैश करा लिया है, ठीक है। इसमें वर्ड और है, द पेमेंट ऑफ अनपेड ऑपरेशनल डेट, ठीक है। तो पेमेंट ऑफ ऑपरेशनल डेट में क्या कहेगा ये, बाय सेंडिंग एन अटेस्टेड कॉपी ऑफ रिकॉर्ड दैट द ऑपरेशनल क्रेडिटर हैज एनकैश्ड ए चेक इशूड बाय द कॉर्पोरेट डेटर। अब देखिए हमारे कोर्स में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट भी है, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में क्या होता है कि एंडोर्समेंट होती है, ठीक है ना। भाई एक चेक इन्होंने इसके नाम इशू किया, उसने दूसरे के नाम एंडोर्स कर दिया, तो उस केस में अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट आता तो वो ये यहाँ ये काम आएगी चीज, ठीक है, कि भाई जो चेक हमने आपको दिया था वो अनकैश हो चुका है बैंक से। एक्सप्लेनेशन क्या है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन ए डिमांड नोटिस मींस ए नोटिस सर्व्ड बाय एन ऑपरेशनल क्रेडिटर टू द कॉर्पोरेट डेटर डिमांडिंग पेमेंट ऑफ द ऑपरेशनल डेट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द डिफॉल्ट हैज अकर्ड, ठीक है। तो डिमांड नोटिस क्या है, डिमांड नोटिस का मतलब ये है
कि notice served by an operational creditor to the corporate debtor demanding payment of the operational debt in respect of which the default has occurred. तो जिसके बारे में डिफॉल्ट हुआ है उसी की ही बात कर रहा है, ये एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ। तो ये है हमारा सेक्शन 8। तो सेक्शन 8 में क्या क्या कंडीशन आ गई? सबसे पहले तो ये आपको डिमांड नोटिस देगा या कॉपी ऑफ इनवॉइस देगा, उसके 10 दिन के अंदर जो कॉर्पोरेट डेटर वो रिवर्ट करेगा। रिवर्ट क्या करेगा? या तो ये कह सकता है जी हमारा डिस्प्यूट चल रहा है, या कोई सूट चल रहा है, या आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग चल रही है, या कह देगा जी पेमेंट पहले ही ले चुके हो जनाब आप, ये रहा प्रूफ। ठीक है सर इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, हाँ जी। कोई नोट करना चाहे तो। एक तो इसमें रेगुलेशन 7 है जो कि कमर्शियल के पेज नंबर 382 पर है, और अपने को रूल्स भी इसमें पढ़ने हैं, तो रूल्स में ही इसमें रूल नंबर 7 और हाँ। पेज नंबर 199, हाँ, एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो रूल्स है, हाँ बिल्कुल। और इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक केस बनता है सर, मोबिलॉक्स वाला। हाँ, मोबिलॉक्स इनोवेशंस वाला, हाँ, मोबिलॉक्स का है, और नचबलिए वाला, हाँ। हाँ, और 72A जो है उसमें इनोवेटिव का बनता है, जो कि फर्स्ट केस था सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है जी, कंटिन्यू प्लीज। तो ये हो गया जी हमारा सेक्शन 8। उसके आगे हम चलते हैं सेक्शन 9। अब हुआ क्या भाई, 10 दिन बीत गए, ठीक है। 10 दिन के अंदर कॉर्पोरेट डेटर को रिवर्ट करना था, हमने सेक्शन 8 में पढ़ा। अब 10 दिन बीत गए, तो ये क्या कहता है? आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ 10 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ द नोटिस और इनवॉइस डिमांडिंग पेमेंट अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 8, तो इफ द ऑपरेशनल क्रेडिटर डज नॉट रिसीव पेमेंट फ्रॉम द कॉर्पोरेट डेटर और नोटिस ऑफ द डिस्प्यूट, भाई या तो वो दो चीजों में से एक चीज बताए, या तो ये कहे भाई हमारा डिस्प्यूट है, या फिर ये कहे हमें पेमेंट दे। ना तो पेमेंट मिली 10 दिन तक, ठीक है, और ना ही कुछ कहा डिस्प्यूट के बारे में। मान लो वो जेल में पड़ा है, ठीक है भाई, किसी कंपनी का डायरेक्टर जेल में पड़ा है, आपने नोटिस भेज दिया। नोटिस कहाँ भेजोगे? आप रजिस्टर्ड ऑफिस में भेजोगे, वहां से वो सर्व ही नहीं होगा, ठीक है ना, तो जवाब थोड़ी आएगा उसका। तो अगर जवाब नहीं आया 10 दिन के अंदर, ना उसको पेमेंट मिली, ना नोटिस ऑफ डिस्प्यूट मिला, तो ऑपरेशनल क्रेडिटर क्या करेगा? ऑपरेशनल क्रेडिटर मे फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर इनिशिएटिंग ए कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, ठीक है। तो ऑपरेशनल क्रेडिटर एक एप्लीकेशन फाइल कर देगा बिफोर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो सेक्शन 9(2) क्या कहता है? हाँ जी, तो सेक्शन 9(2) ये कहता है the application under subsection 1 shall be filed in such form and manner and accompanied with such fees, ठीक है। तो वो हम उसके लिए एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रूल्स है और CIRP रेगुलेशंस है जो हमें इसके साथ में पढ़ेंगे। वो हमें फॉर्म का नाम भी बताएंगे और फीस कितनी देनी है वो भी बताएंगे, ठीक है। उस कितनी है सोनी जी फीस इसमें? 2000 है, कितनी है? एक में 25,000 है, एक में 2000 से ना? हाँ, इसमें 2000 है और 25,000 उसमें है फाइनेंशियल, और हाँ हाँ। और उसके बाद में तो एक इसमें क्या करेगा? अब ये जो इसने एप्लीकेशन लगा दी उसके साथ में क्या क्या लगाएगा ऑपरेशनल क्रेडिट? एक तो लगाएगा कॉपी ऑफ द इनवॉइस डिमांडिंग पेमेंट और डिमांड नोटिस डिलीवर्ड बाय द ऑपरेशनल क्रेडिटर टू द कॉर्पोरेट डेटर। भाई प्रूफ देगा ना कि भाई मैंने इसको तो ये जो है इनवॉइस भेजा था या डिमांड नोटिस भेजा था, ठीक है, डिलीवर्ड बाय द ऑपरेशनल क्रेडिटर, तो डिलीवरी का प्रूफ लगाएगा वो। दूसरा एक एफिडेविट लगाएगा, क्या लगाएगा? that there is no notice given by the corporate debtor relating to a dispute of the unpaid operational debt, कि भाई मुझे वहां से कोई इंटीमेशन ऐसी नहीं मिली है, नो नोटिस गिवन बाय द कॉर्पोरेट डेटर, कि कॉर्पोरेट डेटर ने मुझे नहीं कहा है कि भाई हमारा कोई डिस्प्यूट है ऑफ द अनपेड ऑपरेशनल डेट, ठीक है। डिस्प्यूट किसका होना चाहिए? डिस्प्यूट उसी का जो डिफॉल्ट अमाउंट है उसका होना चाहिए। तीसरी बात, a copy of the certificate from the financial institution maintaining accounts of the operational creditor confirming that there is no payment of an unpaid operational debt by the corporate debtor if available, ठीक है। तो अब आप बैंकर से एक सर्टिफिकेट भी लगा दो अगर मिल सकता है तो आपको। ये पहले इफ अवेलेबल वर्ड नहीं था इसमें, ये बाद में यूज किया गया। तो इफ अवेलेबल की बात इसलिए की गई, उन्होंने कहा भाई बैंकर तो मना कर देते, बैंकर कहते तो भाई तुम्हारे तो 36 बैंकों में अकाउंट हो गए, मैं कहां से प्रूव कर दूं कि तुम्हें पेमेंट मिली कि नहीं मिली? हो सकता है दूसरे अकाउंट में मिल गई हो, तुम हमारे साथ ही थोड़ी बैंकिंग कर रहे हो और 4 जगह अकाउंट खोल रखे, ठीक है ना। तो इस पे मैक्वायर बैंक वाला केस था ना जी सोनी जी, है ना? मैक्वायर बैंक का केस था इसमें, मैक्वायर बैंक का, हाँ, जो सबसे पहले आया
तो उसमें फॉरेन बैंकर की इन्वॉल्वमेंट थी, उन्होंने कहा हम कहाँ से सर्टिफिकेट लाएंगे जी। उसके बाद अगला चलता है जी, ए कॉपी ऑफ एनी रिकॉर्ड विद इंफॉर्मेशन यूटिलिटी कंफर्मिंग दैट देयर इज नो पेमेंट ऑफ एन अनपेड ऑपरेशनल डेट बाय द कॉर्पोरेट डेटर इफ अवेलेबल। ठीक है, तो वहां से ले आओ आप इंफॉर्मेशन यूटिलिटी से कि भाई कोई पेमेंट नहीं मिली अगर अवेलेबल है तो, एंड एनी अदर प्रूफ कंफर्मिंग दैट देयर इज नो पेमेंट ऑफ एन अनपेड ऑपरेशनल डेट बाय द कॉर्पोरेट डेटर और सच अदर इंफॉर्मेशन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। तो ये सारी चीजें आपको एप्लीकेशन के साथ लगानी है। उसके बाद सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 क्या कहता है? एन ऑपरेशनल क्रेडिटर इनिशिएटिंग ए सीआईआरपी अंडर दिस सेक्शन मे प्रपोज ए रेजोल्यूशन प्रोविजनल टू एक्ट एज एन आईआरपी। तो आईआरपी का नाम आप दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते। ये नहीं देने की कंडीशन क्यों लगाई गई? इसमें इसलिए लगाए गए, ऑपरेशनल क्रेडिटर ऐसे होते हैं भाई, पहले तो अमाउंट भी कम था, 1 लाख रुपए का अमाउंट था, मान ले लेने ही है 2 लाख रुपए और आईआरपी कहते भाई मेरी तो फीस ही 25,000 रुपए कॉन्सेंट देने की, मैं तो 25,000 लेता हूँ। ठीक है ना, तो फाइनेंशियल क्रेडिटर का अमाउंट नॉर्मली बड़ा होता है, ऑपरेशनल क्रेडिटर का अमाउंट बड़ा नहीं भी हो सकता। तो इसलिए इसमें मे की कंडीशन लगा दी कि भाई आप उसका नाम प्रपोज कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते। अगर नहीं प्रपोज करोगे तो एनसीएलटी खुद अपॉइंट कर देती है विद रेफरेंस फ्रॉम आईबीपीआई। ठीक है, और दोनों इकट्ठा पैनल मेंटेन करते हैं। आईबीपीआई जो पैनल मेंटेन करती है वो अपना पैनल एनसीएलटी के साथ शेयर करती है। उसके बाद सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल विद इन 14 डेज। तो अब ये 14 डेज में क्या करेगा? एडमिट कर लेगा, और एडमिट करने के बाद में ऑपरेशनल क्रेडिटर और कॉर्पोरेट डेटर दोनों को कम्युनिकेट करेगा। जैसे सेक्शन 7 में भी था, अगर एडमिट हो रही है तो दोनों को कम्युनिकेशन जा रहा है, ऑपरेशनल क्रेडिटर को भी, वहां पर फाइनेंशियल क्रेडिटर को भी और कॉर्पोरेट क्रेडिटर को भी। तो यहाँ पर भी यही है, अगर एडमिट हो रही है तो ऑपरेशनल क्रेडिटर को भी कम्युनिकेशन जाएगा एनसीएलटी से और कॉर्पोरेट डेटर को भी, अगर एप्लीकेशन इज कंप्लीट एंड देयर इज नो पेमेंट ऑफ द अनपेड ऑपरेशनल डेट। ठीक, the invoice or notice for payment to the corporate debtor has been delivered by the operational creditor. ठीक है, no notice of dispute has been received by the operational creditor or there is no record of dispute in the information utility and there is no disciplinary proceeding। तो ये देख लेगा कि भाई नोटिस डिलीवर हो गया है कि नहीं हो गया, कोई डिस्प्यूट की बात तो नहीं की, ठीक है ना, और कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग तो पेंडिंग नहीं है। अगर ये सब चीजें होंगी तो क्या करेंगे? ये एडमिट कर लेंगे। ठीक है, और दूसरे केस में है कि रिजेक्ट करेगा, रिजेक्ट द एप्लीकेशन एंड कम्युनिकेट सच डिसीजन टू द ऑपरेशनल क्रेडिटर एंड द कॉर्पोरेट डेटर। अब देखिए यहाँ फर्क क्या है, जो सेक्शन 7 वाली एप्लीकेशन थी उसमें तो क्या कर रहा है, अगर रिजेक्ट कर रहा है तो सिर्फ फाइनेंशियल क्रेडिटर को बता रहा है, कॉर्पोरेट डेटर को नहीं बता रहा। यहाँ पर क्या है, यहाँ चाहे रिजेक्ट कर रहा है, रिजेक्ट में भी दोनों को बता रहा है, ऑपरेशनल क्रेडिटर को भी और कॉर्पोरेट डेटर को भी। ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिसपे वो सवाल बना देते हैं। ठीक है, तो रिजेक्ट में भी यहाँ दोनों को बता रहा है, वहां रिजेक्ट में एक को ही बता रहा है, सिर्फ फाइनेंशियल क्रेडिटर को। यहाँ रिजेक्ट में भी ऑपरेशनल क्रेडिटर को बताया और कॉर्पोरेट डेटर को भी बताया। इफ द एप्लीकेशन मेड अंडर सबसेक्शन 2 इज इनकम्प्लीट, अगर आपकी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है, ठीक है, या पेमेंट हो चुकी है, या आपने इनवॉइस ही नहीं दिया, या नोटिस ही नहीं दिया। नोटिस पर भी केस लॉस है। नोटिस में क्या होता है, मान लो आपका पुराना कोई बाइंडिंग का प्रोसीडिंग चल रहा था, आपने सेक्शन 271 का नोटिस दिया था, आपने यहाँ सेक्शन 8 का नोटिस नहीं दिया। अगर सेक्शन 8 का नोटिस देना दोबारा जरूरी है, आईबीसी आने के बाद आपने सेक्शन 9 की एप्लीकेशन लगा दी, तो उस केस में आपको दोबारा नोटिस देना जरूरी है। आप ये नहीं कह सकते मैंने तो पहले ही 271 का नोटिस दे रखा है कंपनीज एक्ट में, ठीक है ना, तो इस पर भी केस लॉ है। उसके बाद notice of dispute has been received by the operational creditor or there is a record of dispute in the, अगर यह dispute prove हो जाता है, ठीक है, कॉर्पोरेट डेटर कह देता है भाई हमारा तो डिस्प्यूट है, या इंफॉर्मेशन यूटिलिटी में रिकॉर्डेड है डिस्प्यूट, और एनी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इज पेंडिंग अगेंस्ट एनी प्रपोज्ड आरपी। तो जो प्रपोज्ड आरपी का नाम दिया इसने, मे प्रपोज है ना, तो दे भी सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि नहीं दे सकता, दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। तो अगर कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग है, या कोई डिस्प्यूट है, या इनवॉइस या नोटिस डिलीवरी नहीं हुआ, या पेमेंट हो चुकी है, या एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है, तो उस केस में रिजेक्ट कर देगा और दोनों को बताएगा, ऑपरेशनल क्रेडिटर को भी और कॉर्पोरेट डेटर को भी। प्रोवाइडेड दैट द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल
Before rejecting an application under subclause A of clause 2, give a notice to the applicant to rectify the defect. तो यहाँ पर भी रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट के लिए वही कितना पीरियड है, 7 दिन का। तो 7 दिन के अंदर ये कह देगा भैया आपका कोई डिफेक्ट हो तो उसको रिमूव करो, और ये 7 डेज का पीरियड भी जो है डायरेक्टरी है। सर मेरे ख्याल से पूरी CIRP में ये भी 7 डेज है रेक्टिफिकेशन ऑफ इसका, या जो भी है, बट हम सेक्शन वाइज पढ़े उसको तो ज्यादा अच्छा है, ऐसे हम जनरलाइज नहीं कर सकते चीजों को। The corporate insolvency resolution process shall commence from the date of admission of the application under subsection 5 of this section. ठीक है, तो सबसेक्शन 5 में क्या कहा, सबसेक्शन 5 में ये कहा, ये कहता है कि जब जी ये CIRP कब शुरू होगी आपकी, फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन। हमने क्या डिस्टिंक्शन पढ़ी यहाँ पर सेक्शन 9 में, एक ये डिस्टिंक्शन पढ़ी, अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी तो ऑपरेशनल क्रेडिटर और कॉर्पोरेट डेटर दोनों को इन्फॉर्मेशन जाएगी। 7 में अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी तो सिर्फ फाइनेंशियल क्रेडिटर को इन्फॉर्मेशन जाएगी। आगे देखते हैं सेक्शन 10। सेक्शन 10 क्या कहता है, सेक्शन 10 में क्या कहता है कि आपकी कंपनी ने डिफॉल्ट किया और आप खुद ही अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हो। कंपनी की जो वाइंडिंग अप वाले प्रोविजंस हैं वो कंपनीज एक्ट में भी हैं और यहां पर भी हैं। यहाँ वाले प्रोविजन क्या है, अगर डिफॉल्ट होता है तो आप सेक्शन 10 में जा सकते हो, और अगर आप वॉलंटरीली लिक्विडेट करना चाहते हो तो आप सेक्शन 59 में जा सकते हो ऑफ IBC। अदर देन दीज टू, डिफॉल्ट है या नहीं है, उसके अलावा जो बाकी है, जैसे इफ यू आर एक्टिंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट, सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री, तो उस केस में क्या है, उस केस में कंपनीज एक्ट में चलेगी वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग, वहां पर भी है प्रोविजन और यहां पर भी है। ठीक है, तो सेक्शन 10 क्या कहता है, सेक्शन 10 टॉक्स ऑफ वेयर ए कॉर्पोरेट डेटर हैज कमिटेड ए डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट हमने कहां पढ़ लिया, सेक्शन 4 में। ए कॉर्पोरेट एप्लीकेंट देयरऑफ मे फाइल एन एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस विद द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो ये खुद ही एप्लीकेशन लेके पहुंच जाएगा, डिफॉल्ट भी खुद ही कर रहा है और एप्लीकेशन भी खुद ही लेके जा रहा है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास। ठीक है, The application under subsection 1 shall be filed in such form. एक क्लैरिफिकेशन पूछ सकता हूँ? आप पूछे। सर यहाँ पे सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 where a corporate debtor has covered default, corporate applicant thereof may file an application. तो हाँ ऐसा है ना, ऐसा है, हमने कॉर्पोरेट एप्लीकेंट की डेफिनेशन हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। करेक्ट। कॉर्पोरेट एप्लीकेंट क्या होता है, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट होता है या तो कॉर्पोरेट डेटर या उसके व्यापार कोई CEO, CFO या उसके कंट्रोल करता है उसको, तो वो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट में आता है। तो यहाँ पर क्या है कि एप्लीकेशन कौन दे रहा है, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट दे रहा है, एप्लीकेंट। ठीक है, और डिफॉल्ट कौन कर रहा है, कॉर्पोरेट डेटर कर रहा है। वो कंपनी डिफॉल्ट कर रही है, भाई कंपनी का ही तो चेक बाउंस होगा ना, कंपनी ने डिफॉल्ट किया और एप्लीकेशन जो है वो एक कॉर्पोरेट एप्लीकेंट लगा रहा है। कॉर्पोरेट एप्लीकेंट कंपनी भी हो सकती है, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट इंक्लूड्स ए कॉर्पोरेट डेटर आल्सो। कॉर्पोरेट एप्लीकेंट की डेफिनेशन हमने पढ़ी है ना, ये हमने पढ़ी यहाँ पर, ये रही सेक्शन 5 सबसेक्शन 5 में। 5 बात करता है कॉर्पोरेट एप्लीकेंट की। तो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट मींस कॉर्पोरेट डेटर और ए मेंबर ऑफ पार्टनर, इंडिविजुअल हु इज इन चार्ज, ए पर्सन हु हैज कंट्रोल एंड सुपरविजन। तो ये सारे जो है ये कॉर्पोरेट एप्लीकेंट में आ जाते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 5 सबसेक्शन 5 इसकी बात करता है। थैंक यू सर। तो अब ये जो है कॉर्पोरेट एप्लीकेंट देयरऑफ मे फाइल एन एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग CIRP विद द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। इसके लिए फॉर्म और जो फीस है वो दी हुई है रेगुलेशंस में। ठीक है, प्रेस्क्राइब्ड है तो रूल्स में दी हुई है। उसके बाद द कॉर्पोरेट एप्लीकेंट शेल अलोंग विद द एप्लीकेशन फर्निश, क्या लगाएगा एप्लीकेशन के साथ, पहला लगाएगा इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट एंड सच अदर डॉक्यूमेंट्स फॉर सच पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड। तो रेगुलेशंस में दे रखा है कि कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट लगाने हैं, कौन कौन से अदर डॉक्यूमेंट्स इसमें लगाने हैं। अब आप ये देखिए कि ये चीज जो है आपके सेक्शन 7 या सेक्शन 9 की एप्लीकेशन में ये वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आपको ये भी देखना है कि कौन से में कौन सी बात लिखी गई है। दूसरा, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल प्रपोज्ड टू बी अपॉइंटेड एज एन IRP, ये भी देना पड़ेगा आपको। तो सेक्शन 7 में भी IRP का नाम देना है, सेक्शन 10 में भी देना है, सेक्शन 9 में देना जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है। दूसरा, and the special resolution passed by the shareholders of the corporate debtor। जो अगर आप कंपनी हो तो आपको क्या करना है, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है विद 75% मेजॉरिटी और द रेजोल्यूशन पास्ड बाय एटलीस्ट 3/4 of the total number of partners of the corporate debtor as the case may be, approving
फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन। तो जितने भी टोटल नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं उनमें से 3/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, अगर 4 पार्टनर हैं तो 3 ने एप्लीकेशन साइन कर दी, अगर 8 पार्टनर हैं तो 6 ने साइन कर दी। अब आप ये देखिए, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वहां पर स्पेशल रेजोल्यूशन की बात करता है, पास्ड बाय शेयर, वहां पर नंबर की बात नहीं करता। लेकिन एलएलपी में नंबर की बात कर रहा है। एलएलपी में नंबर का क्या मतलब हो गया? नंबर का मतलब ये हो गया कि आपकी कैपिटल तो डिफरेंट हो सकती है। एलएलपी में जो पार्टनर हैं कोई जरूरी नहीं कि सबकी कैपिटल सेम हो, ठीक है ना। तो आपको यहाँ क्या देखना है, यहाँ पर 3/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टनर्स है। तो ऐसा भी सवाल दे सकता है कि भाई अगर मान लो 3/4, जो ऐसा भी तो हो सकता ना कि 3/4 जो है उनके पास उतनी मेजोरिटी ना भी हो, कैपिटल कम हो उनके पास, तो नंबर से लेना है आपको। वहां पर क्या लेना है, वहां पर स्पेशल रेजोल्यूशन लिखा है। तो स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो तो परसेंटेज से चलेगी आपकी, पास्ड बाय द शेयर होल्डर्स। ठीक है, एज द केस में भी अप्रूविंग फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन। तो सोनी जी या सुदेश जी, इनमें बताइए कोई फर्क है क्या? स्पेशल रेजोल्यूशन 75% मेजोरिटी की बात करता है और ये बात करता है 3/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टनर्स। मेरे हिसाब से तो यहाँ 3/4 का मतलब तो 75% हो गया। नहीं, इतना इजी नहीं है सर। ऐसा है, ये कहता है भाई देखो, आपकी एलएलपी है, एलएलपी में 8 पार्टनर है, 8 में से कह रहा है भाई 6 ने मान लिया तो ठीक है, 3/4 हो गया। यहाँ पे शेयर होल्डिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें नंबर इंपॉर्टेंट हो गया ना, मतलब। यस, और वहां पर क्या बात करता है, वो कहता है पास्ड बाय दी। तो स्पेशल रेजोल्यूशन का भी हमें डेफिनेशन देखनी पड़ेगी कि कंपनीज एक्ट में स्पेशल रेजोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है। आपके पास कंपनीज एक्ट होगा तो कंपनीज एक्ट में देखिए एक बार स्पेशल रेजोल्यूशन की डेफिनेशन कहाँ दी हुई है। सेक्शन 2 में देनी चाहिए मेरे ख्याल से। 2 में दे रखी है, नहीं दे रखी? इन वैल्यू है सर, आई थिंक उसमें एक बार देख लेते हैं, थिंक अभी देख ही लेते हैं ना जी। जी सर। ऐसा है ना, यही तो मेन पॉइंट्स हैं, बाकी तो हम बिल्कुल सर। कहते ही रहते हैं। बिल्कुल सर। सर लेकिन एलएलपी में तो स्पेशल रेजोल्यूशन शायद होता नहीं है। तो सर जी शायद की बात नहीं है, अब शायद पे नहीं हमें टिकना ना। आप स्पेशल रेजोल्यूशन बताइए कि कौन से सेक्शन में है कंपनीज एक्ट में। तो फिर ऑफिस जाना पड़ेगा सर, उसके कितनी यात्रा है। नहीं, गूगल पे देखो सर, सेक्शन 114। हाँ, देखो अब हमने सारे अंधकार की जो धुंध है ना वो छांट देनी है इस बार। सेक्शन 114, तो सेक्शन 114 बात करता है जी ऑर्डिनरी एंड स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कब होगी, वो कहता है स्पेशल रेजोल्यूशन होगी when the intention to propose the resolution as a special resolution has been duly specified in the notice calling the general meeting or other intimation given to the members। पहली बात, अगर आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है तो जो नोटिस जाएगा उसका, उसमें भी आपको ये कहना है कि स्पेशल रेजोल्यूशन हम पास करना चाहते हैं। दूसरा, नोटिस रिक्वायर्ड अंडर दिस एक्ट हैज बीन ड्यूली गिवन, नोटिस भी ड्यूली जाएगा। एंड द वोट्स कास्ट इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन whether on show of hands or electronically or on a poll as the case may be by members who being entitled so to do vote in person or by proxy or by postal ballot are required to be not less than 3 times the number of the votes if any cast against the resolution। अब देखिए यहां पर जो बात कर रहा है, यहां पर मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाह रहा था कि यहां पर वोट्स कास्ट की बात हो रही है, वोट्स कास्ट इन फेवर और वोट्स कास्ट अगेंस्ट। तो वो ये कहता है कि 3 गुने हैं, ठीक है, टू बी नॉट लेस देन 3 times द नंबर ऑफ द वोट्स इफ एनी कास्ट अगेंस्ट द रेजोल्यूशन। मतलब एक जो है, एक्सक्यूज मी सर, पर शेयर होल्डिंग की तो बात यहाँ पे भी नहीं लग रही है, यहाँ पे भी सिंपल नंबर की बात हो रही है, यहाँ पे भी नंबर ही नहीं, देखिए नंबरों में फर्क है, नंबरों में फर्क है ना, नंबरों में फर्क है। देखिए ऐसे है कि यहाँ पर कास्ट की बात हो रही है, जितने वो, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, एक कंपनी में 1000 शेयर होल्डर है, ठीक है, सबने तो वोट नहीं दिया। अब ये कह रहा है कि फेवर में कितने पड़े और अगेंस्ट में कितने पड़े, उनमें करो, जो फेवर में पड़े वो 3 गुना होने चाहिए जो अगेंस्ट में पड़े। बिल्कुल ठीक है। तो दोनों में फर्क रह गया ना। वहां पर क्या कर रहा है, वहां पर कह रहा है टोटल नंबर ऑफ पार्टनर, तो टोटल वहां पर ये नहीं कह रहा कि कितनों ने वोट किया कितनों ने नहीं किया। राइट, तो दोनों चीजों में फर्क है, बिल्कुल ठीक है ना जी।
हाँ, पर शेयर होल्डिंग का कंसर्न नहीं, बस वैसे वोट कास्ट का चक्कर है। हाँ। मतलब एक और चीज क्लियर होगी साथ में। हाँ 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 हाँ, ठीक है ना जी। इसका मतलब सर ये भी हुआ, मतलब आई एम जस्ट, हाँ, तो इसका मतलब सर ये भी हुआ कि जिन लोगों ने वोट नहीं दिया है उनको कंसर्न नहीं करेंगे, Yes. फॉर एंड अगेंस्ट को कंपेयर करेंगे कि फॉर जो है 3 टाइम्स ऑफ अगेंस्ट होना हाँ, चाहिए। 3 टाइम, बस बस बस, हाँ Understood. ये है। ठीक है ना जी। तो देखो कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चल गया हमें। और एलएलपी में आपको क्या करना है, एलएलपी में तो टोटल नंबर ऑफ पार्टनर्स करने हैं, तो टोटल के 3/4 होने चाहिए यहाँ पर। ठीक है। नहीं, इसमें सर स्पेशल रेजोल्यूशन में ये वोट कास्ट की जो बात कर रहा है, ये इन वैल्यू है या ये इन पर्सन्स की बात कर रहे हैं? पर्सन लिखा उसने, वो तो 114 पढ़ो ना जी आप, 114 अभी तो पढ़ा मैंने। नहीं, वो तो ठीक है सर, लेकिन इस तरह तो जो मेजोरिटी शेयर होल्डर्स है, मान लिया नंबर्स वो देखते रहेंगे, और भाई छोटे जो हाँ शेयर तो लिखा होल्डर्स है है ना, वोट्स कास्ट इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन वेदर ऑन ए शो ऑफ हैंड और इलेक्ट्रॉनिकली बाय मेंबर्स हु बीइंग एंटाइटल्ड सो टू डू। ठीक है, ये भी लिखा है बाय मेंबर्स हु बीइंग एंटाइटल्ड सो टू डू वोट इन पर्सन और बाय, मतलब एंटाइटलमेंट जिनकी होनी चाहिए और वोट भी करते हैं वो, चाहे पर्सन में करें या प्रॉक्सी में करें या बाय बैलेट करें। मतलब ये कि जिन्होंने वोट दिया ही नहीं वो नहीं आएंगे इसमें। आर वो तो रिक्वायर, ठीक है सर, हाँ। लेकिन अब लेकिन ऐसे है जिन्होंने ना, वोट देखो जी, ऐसा जिन्होंने है। वोट दिया है, अगर छोटे छोटे 2-2 4-4 शेयर्स वाले शेयर होल्डर्स हैं, हाँ, तो वो पास कर लेंगे, और जो मेजर शेयर होल्डर्स हैं वो ऐसा ऐसा होता नहीं ना, ये तो हाइपोथेटिकल है, ये तो हमारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। वरना जो मेजर शेयर होल्डर है वही आते हैं, बाकी छोटे मोटे तो आते ही नहीं। यस, वो बिल्कुल। ऐसा होता है ना कि देखो 1000 शेयर होल्डर है कंपनी में, 1000 तो आएंगे नहीं, 1000 में से मान लो 300 आए। ठीक है, अब 300 में से जो 50 ने तो वोट किया अगेंस्ट में और 250 ने कर दिया फेवर में, तो वो पास मान ली जाएगी रेजोल्यूशन। और वो 250 वाले मान लिया 10-15% ही है, और जितने इन वैल्यू। परसेंटेज मर्जी हो, वैल्यू के मतलब नहीं, वहां वैल्यू का मतलब नहीं ना, वहां तो हाँ, वही। वोट वोट की बात है। आप यहाँ देखो ना, यहाँ पर क्या कहता है वो कह रहा है जो भी एंटाइटल्ड है और जिन्होंने वोट किया है, चाहे पर्सन में वोट किया हो या बाई प्रॉक्सी वोट किया हो या बाई पोस्टल बैलेट। अब देखो उसकी जो वैल्यू आएगी, वोट की वैल्यू तो रहेगी ना नेचुरली। वोट की वैल्यू कैसे रहेगी, वोट की वैल्यू तो नेचुरली उसकी शेयर होल्डिंग के हिसाब से होगी ना। नहीं, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा सर कि वोट असाइंड जो की है उसको वो कैसे की है, वो वोट असाइंड, वो नहीं एक एक वो पर्सन को एक वोट मतलब, मानी जाएगी, मतलब नहीं नहीं एक नहीं वोट नहीं, जैसे एक 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 से। वोट तो नहीं मानी जाएगी, एक वोट नहीं मानी जाएगी, लेकिन इसका ये भी मतलब है कि जो नहीं आए उनका तो काउंट होगा ही नहीं। नहीं, वो तो ठीक है सर, वो तो बाहर निकाल दिए जो नहीं आए। हाँ हाँ लेकिन हाँ, क्या क्या एक शेयर, मान लो एक शेयर होल्डर है जिसकी एक वोट है, उसको एक मानेंगे, और एक शेयर एक 10,000 शेयर है मान लिया, उसकी भी एक वोट और एक वाले की भी एक वोट, ये देखना पड़ेगा। मान लिया किसी के पास 10,000 शेयर हैं, उसकी भी एक वोट, वो भी एक वोट काउंट होगी क्या? और ना ना एक ना ना मान लिया नहीं किसी के नहीं पास नहीं एक नहीं शेयर। नहीं नहीं नहीं, वो 10,000 की 10,000 ही काउंट होगी, वो हाँ, 10,000 की 10,000 ही काउंट होगी, एक नहीं काउंट होगी। यस सर। हाँ वो 10,000 की 10,000 ही काउंट होगी। वो तो तो वो आपका 10,000। हाँ वो तो कंपनी एक्ट के हमारे रूल्स भी तो काम में है, उसको कल हाँ जी, कल हाँ हम जी। देख लेंगे, कल आप पढ़ के हाँ आइएगा इस पॉइंट को। हाँ और हाँ, ये पॉइंट। और लेकिन ये वही नेचुरली, होना चाहिए, अगर जिसके पास ज्यादा शेयर्स हैं उसकी ज्यादा वोट नेचुरली काउंट होगी। हाँ यही होगा, यही होगा। हाँ। लेकिन हाँ जी। इसमें एक बात और भी है, मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो नहीं आएंगे उनका वोट नहीं करा जाएगा हाँ, इसमें। वो तो है सर, वो तो क्लियर है इसमें, वो तो हाँ बिल्कुल ही, वो लेकिन तो। एलएलपी में ऐसा नहीं है, एलएलपी में हाँ, चाहे एलएलपी आओ में चाहे तो बताओ, यस सर, टोटल टोटल नंबर ऑफ नंबर ऑफ पार्टनर दे पार्टनर्स। दिए उसने और कह दिया उसका जी सर। 3/4 कर लो, ये चीज है। जी ठीक है ना। सर। और वो जो वैल्यू की बात है, मैं आई ऑल्सो एग्री कि मान लो एक के 10,000 है, वो तो डिस्टिंक्टिव नंबर से चलता है। जो ये वोट बिल्कुल। चलते हैं ना, ये हाँ डिस्टिंक्टिव जी, नंबर से चलते हैं। बिल्कुल सर। तो तो नहीं तो डिस्टिंक्ट, स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब ही फुल हो हाँ जाएगा बिल्कुल। नेचुरली नेचुरली वो उसी में चलते हैं आपके, वो डिस्टिंक्टिव नंबर से ही चलते हैं। हाँ जी। अगर आपकी प्रॉक्सी भी होती है ना, प्रॉक्सी पे भी डिस्टिंक्टिव नंबर लिखे जाते हैं, इतने नंबर से इतने नंबर जी तक, प्रॉक्सी फॉर्म में जी। हम देखें। ठीक है जी, आगे चलते हैं। उसके बाद में कहता है द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल विद इन ए पीरियड ऑफ 14 days ऑफ द रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन बाय एन ऑर्डर, या तो एडमिट कर लेगा अगर कंप्लीट है और कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है तो, या रिजेक्ट कर देगा इफ इट इज इनकम्प्लीट और एनी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इज पेंडिंग अगेंस्ट द प्रपोज्ड आरपी। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल बिफोर रिजेक्टिंग एन एप्लीकेशन गिव ए नोटिस टू द एप्लीकेंट। ठीक है, तो यहाँ पर भी 7 days का जो है नोटिस देगा टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट। और
सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 ये कहता है द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस शैल कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ द एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 4। तो यहां से भी CIRP कब से शुरू होगी आपकी, जब ये फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन। एक पॉइंट इसमें और, अगर मान लो शेयर होल्डर पहुंच जाए, भाई कॉर्पोरेट डेटर ने एप्लीकेशन लगा दी या कॉर्पोरेट एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन लगा दी, वहां शेयर होल्डर पहुंच गए, ठीक है, शेयर होल्डर कहने लगे भाई हमें भी सुनो, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उनको नहीं सुनेगी। ये जो कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो जाएंगी तो एप्लीकेशन एडमिट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास हो गई ना। तो जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गई इसका मतलब शेयर होल्डर्स की रजामंदी है ना। अगर मान लो कुछ दूसरे शेयर होल्डर पहुंच जाते हैं वहां पर कि नहीं जी ये तो जबरदस्ती कर रहे हैं या नहीं, वो कंडीशंस अगर फुल, इस पे भी केस लॉ है, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो एडमिट हो जाएगी एप्लीकेशन, और किसी को भी इस स्टेज पर नहीं सुना जाएगा, ठीक है। उसके बाद में सेक्शन 10A आ गया। सेक्शन 10A क्या कहता है, ये कोविड की बात करता है। ये 10A ये कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन 7, 9 एंड 10, ये 7, 9 और 10 तीनों वाली एप्लीकेशन, नो एप्लीकेशन फॉर इनिशिएशन ऑफ CIRP of a corporate debtor shall be filed for any default arising on or after 25th March 2020। तो 25 मार्च 2020 के बाद में फॉर ए पीरियड ऑफ 6 months और सच फर्दर पीरियड, तो नॉट एक्सीडिंग 1 year, तो दोनों साल दोनों खत्म हो चुके, 6 महीने और फिर बाद में 6 महीने और एक्सटेंड कर दिया था, तो 1 साल 25 मार्च 2021 तक चला है, ठीक है। as may be notified in this behalf, provided that no application shall ever be filed, कभी भी फाइल नहीं होगी, ever be filed for initiation of CIRP of a corporate debtor for the said default occurring during the said period। तो 25 मार्च से लेकर 25 मार्च 2020 से लेकर 1 साल तक अगर इस पीरियड में कोई भी डिफॉल्ट हो गया तो उसकी एप्लीकेशन कभी भी फाइल नहीं होगी। ऐसा नहीं कि कोविड खत्म हो गया तो उसके बाद में फाइल हो जाएगी ना, कभी भी नहीं फाइल होगी, एवर बी फाइल्ड, ठीक है। एक्सप्लेनेशन फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स, इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू एनी डिफॉल्ट कमिटेड अंडर द सेड सेक्शंस बिफोर 25 मार्च 2020। लेकिन अगर 25 मार्च से पहले कोई डिफॉल्ट हो चुका है तो वो कवर इसमें नहीं होगा। मान लो किसी का 24 मार्च को हो गया डिफॉल्ट, ठीक है ना, उसके लिए लिमिटेशन पीरियड तो है ही हमारे पास 3 साल तक हम एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उस केस में ये पीरियड नहीं होगा। 25 मार्च को या उसके बाद में 1 साल तक अगर कोई भी डिफॉल्ट हुआ है तो उसकी एप्लीकेशन कभी भी फाइल नहीं होगी। उसके बाद सेक्शन 11, ठीक है जी। सेक्शन 11 क्या कहता है? सेक्शन 11 कहता है कि कौन कौन से लोग एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते। इसको आप मोटी भाषा में ये समझ लो, क्या होता है, एक आदमी अस्पताल में है, ठीक है ना, उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाता, वो ICU बेड पे लेटा हुआ है, ये बंदा, ये कंपनी जो है डिफॉल्ट कर चुकी या इसका अभी अभी CIRP होके चुकी है, तो उस केस में यहां पर दोबारा एप्लीकेशन नहीं लग सकती। कौन कौन सी बातें हो रही है? द फॉलोइंग पर्संस शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू मेक एन एप्लीकेशन टू इनिशिएट कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस अंडर दिस चैप्टर। पहला कौन सा? ए कॉर्पोरेट डेटर अंडरगोइंग ए कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी, उसकी पहले से ही CIRP चल रही, जब पहले से ही CIRP चल रही है तो दूसरी एप्लीकेशन नहीं लगा सकता, ठीक है। कॉर्पोरेट डेटर कौन से सेक्शन में एप्लीकेशन लगाता है? सेक्शन 10 में। तो कॉर्पोरेट डेटर ने एक एप्लीकेशन सेक्शन 10 में लगा रखी है तो दूसरी एप्लीकेशन वो नहीं लगा सकता, ठीक है। दूसरी बात, ए कॉर्पोरेट डेटर हैविंग कंप्लीटेड CIRP प्रोसेस 12 months प्रीसीडिंग द डेट ऑफ मेकिंग ऑफ द एप्लीकेशन, ठीक है, जिसकी CIRP कंप्लीट हुई है 12 months प्रीसीडिंग द डेट ऑफ मेकिंग ऑफ द एप्लीकेशन, 12 महीने के अंदर अंदर हुई है, ठीक है। 12 महीने से ज्यादा हो चुके तो दोबारा एप्लीकेशन लगा सकता है कॉर्पोरेट डेटर, क्योंकि एक आदमी के 4 ऑपरेशन भी हो सकते हैं, 4 बाईपास भी हो सकती है, ठीक है। तो उन्होंने कहा एक तो भाई अगर आप पहले से ही ऑपरेशन टेबल पे लेटे हो तो दूसरा ऑपरेशन आपका नहीं करेंगे, पहली बात, ठीक है। आपकी CIRP पहले चल रही है तो आप दोबारा एप्लीकेशन नहीं लगा सकते। दूसरी चीज, आपकी कंप्लीशन जो है आपको 12 महीने जो है 12 महीने अभी ए कॉर्पोरेट डेटर हैविंग कंप्लीटेड CIRP प्रोसेस 12 months प्रीसीडिंग द डेट ऑफ मेकिंग ऑफ द एप्लीकेशन। तीसरी,
ए कॉर्पोरेट डेटर और ए फाइनेंशियल क्रेडिटर। अब यहाँ पर दोनों चीजें आ गई, कॉर्पोरेट डेटर भी आ गया और फाइनेंशियल क्रेडिटर भी आ गया। पहली दोनों कंडीशन में सिर्फ कॉर्पोरेट डेटर है। तीसरी कंडीशन क्या कहती है, जो कॉर्पोरेट डेटर है या फाइनेंशियल क्रेडिटर है, इन्होंने कोई रेजोल्यूशन प्लान की टर्म्स को वायलेट कर दिया। रेजोल्यूशन प्लान क्या होता है? रेजोल्यूशन प्लान में मोटी भाषा में, अभी हम आगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, तो रेजोल्यूशन प्लान ये होता है कि भाई कंपनी के रिवाइवल के लिए कोई प्लान बनाया जाता है, ठीक है ना। वो फाइनेंशियल क्रेडिटर भी बना सकता है, कॉर्पोरेट डेटर भी बना सकता है। तो अगर उसने वायोलेट कर दिया दैट एनी ऑफ द टर्म्स ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान व्हिच वाज अप्रूव्ड 12 months बिफोर द डेट ऑफ मेकिंग ऑफ एन एप्लीकेशन अंडर दिस चैप्टर, ठीक है। तो एप्लीकेशन आपकी, ये एप्लीकेशन जो आप बना रहे हो उससे 12 महीने पहले, 12 महीने के अंदर अंदर अगर कोई आपने वायोलेट कर दिया तो भी आप इसमें एप्लीकेशन नई नहीं लगा सकते। कौन नहीं लगा सकता? ना तो कॉर्पोरेट डेटर लगा सकता, ना ही फाइनेंशियल क्रेडिटर लगाता। जिसने वायोलेट किया हो, तो जिसने वायोलेट किया वो नहीं लगा सकता। इसका क्या मतलब है? जिसने वायोलेट नहीं किया वो लगा सकता है, ठीक है। ए कॉर्पोरेट डेटर और ए फाइनेंशियल क्रेडिटर हु हैज वायोलेटेड एनी ऑफ द टर्म्स ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान व्हिच वाज अप्रूव्ड। तो इसमें कौन नहीं लगा सकता? क्योंकि ये इनएबिलिटी टू मेक एप्लीकेशन है, तो जिसने वायोलेट किया वो नहीं लगा सकता। मान लो फाइनेंशियल क्रेडिटर ने वायोलेट किया तो कॉर्पोरेट डेटर लगा सकता है, ठीक है। कॉर्पोरेट डेटर ने वायोलेट किया, फाइनेंशियल क्रेडिटर लगा सकता है, ठीक है। तीसरा, लेकिन अब वो दूसरी कंडीशन में कवर हो जाएगा। चौथी कंडीशन है कॉर्पोरेट डेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम लिक्विडेशन ऑर्डर हैज बीन मेड, ठीक है। तो तीन कंडीशन में कॉर्पोरेट डेटर है, एक कंडीशन है जिसमें कॉर्पोरेट डेटर या फाइनेंशियल क्रेडिटर है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन ए कॉर्पोरेट डेटर इंक्लूड्स ए कॉर्पोरेट एप्लीकेंट। वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है? फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन इट इज हियरबाय क्लैरिफाइड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिवेंट ए कॉर्पोरेट डेटर रेफर्ड टू इन क्लॉजेस A to D फ्रॉम इनिशिएटिंग CIRP अगेंस्ट अनदर कॉर्पोरेट डेटर। आप खुद बेड पे लेटे हो, दूसरे आदमी को तो आप तंग कर सकते हो, ठीक है। आपकी खुद की CIRP चल रही है, दूसरी कंपनी के अगेंस्ट में आप इनिशिएट कर सकते हो। ये अपनी के लिए बात कर रहा है, आपकी चल रही है, आप खुद नहीं एप्लीकेशन लगा सकते क्योंकि 3 जगह तो कॉर्पोरेट डेटर ही है इसमें, ठीक है ना। आपकी खुद की CIRP चल रही है या 12 महीने कंप्लीट नहीं हुए, चले हुए, ठीक है। एक CIRP आपकी खत्म हुई, अभी 12 महीने नहीं हुए उस बात को। तीसरी, कॉर्पोरेट डेटर या फाइनेंशियल क्रेडिटर जिसने वायोलेट किया वो नहीं लगा सकता एप्लीकेशन। और चौथा है, दिनेश सिंघानिया जी म्यूट कर लीजिए अपने को, ए कॉर्पोरेट डेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम लिक्विडेशन ऑर्डर हैज बीन मेड, ठीक है। तो सोनी जी आप म्यूट कर दो ना इनको। ठीक है सर। हाँ। तो ये सेक्शन 11 में ये आता है कि कौन कौन से लोग एप्लीकेशन नहीं लगा सकते। और अगर कॉर्पोरेट डेटर है, ये जो A to D में रेफर्ड है, तो वो एप्लीकेशन लगा सकता है, CIRP इनिशिएट कर सकता है किसी दूसरे के अगेंस्ट में, ठीक है। अगला है फिर सर एक क्लैरिफिकेशन है, ये जो हाँ जी। एक्सप्रेशन नंबर 2 है, हाँ। जहाँ पे जैसे आपने वो ICO वाला एग्जांपल दिया, हाँ, दैट वाज हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ। तो इसका मतलब अगर जिसका CIRP चल रहा है वो किसी और अगेंस्ट CIRP कर सकता है? ऐसा है जी, जिसका CIRP चल रहा है इसका मतलब उसको तो पैसे की जरूरत है, ठीक है ना भाई। CIRP चल रहा है, उसने मान लो किसी से पैसे लेने हैं, अब जिससे पैसे लेने हैं उसको उसने नोटिस भेजा, उसका डिफॉल्ट हो गया, तो उसके अगेंस्ट में CIRP चलाएगा ना वो। करेक्ट, वो चीज है। समझ गया सर, थैंक यू सर। उसके बाद आगे चलते हैं सेक्शन 12। सेक्शन 12 क्या कहता है? सेक्शन 12 ये कहता है कि टाइम लिमिट कितनी है। ये कहता है कि आप सब सेक्शन 2 देख लो, subject to subsection 2 the corporate insolvency resolution process shall be completed within a period of 180 days। तो कहता है कि 180 डेज का इसमें पीरियड है। और the RP shall file an application to the adjudicating authority to extend the period of the CIRP beyond 180 days if instructed to do so by a resolution passed at a meeting of the committee of creditors by a vote of 66% of the voting shares, ठीक है। तो अब आरपी एप्लीकेशन लगाएगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को अगर 180 दिन के बाद में, टू एक्सटेंड द पीरियड बियॉन्ड 180 डेज, अगर उसको COC इंस्ट्रक्ट करती है बाय वोट ऑफ 66%। अब ये वोटिंग कैसे डिसाइड होती है? 66% क्या होता है कि नेचुरली ऑन द बेसिस ऑफ डेट होती है ये चीजें, ठीक है ना।
तो वोट की वैल्यू असाइन हो जाती है, भाई इतना परसेंट वोट काउंट होगा। जैसे 66 है, अगर मान लो कि आपका 1 करोड़ का डेट है, ठीक है, तो आपके 1 करोड़ के डेट में अगर 66 लाख जिनका डेट है, अगर वो कह देते हैं तो उस केस में ये एक्सटेंड के लिए ये एप्लीकेशन लगा देगा। ठीक है, आप ऐसे समझ लो। तीसरा क्या है, ऑन रिसीट ऑफ एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 2, if the adjudicating authority is satisfied that the subject matter of the case is such that the CIRP cannot be completed within 180 days, it may by order extend the duration of such process beyond। तो एप्लीकेशन जब लगाई, तो एप्लीकेशन लगाने के बाद एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को लगता है कि सब्जेक्ट मैटर ऐसा है कि CIRP इसकी 180 डेज में कंप्लीट नहीं हो सकती, तो ये ऑर्डर इट में बाय ऑर्डर एक्सटेंड द ड्यूरेशन ऑफ सच प्रोसेस बियॉन्ड 180 डेज बाय सच फर्दर पीरियड एज इट थिंक्स फिट बट नॉट एक्सीडिंग 90 डेज। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसा नहीं कि 90 डेज की एक्सटेंशन सबको दे देगी ना, ऐसा नहीं है। वो कहता है कि सच फर्दर पीरियड एज इट थिंक्स फिट, हो सकता है 45 दिन की एक्सटेंशन दे 180 के बाद में, हो सकता है 20 दिन की एक्सटेंशन दे, बट 90 दिन से ज्यादा तो दे ही नहीं सकती, 90 दिन से ज्यादा तो पावर ही नहीं है। प्रोवाइडेड दैट एनी एक्सटेंशन ऑफ द पीरियड ऑफ CIRP अंडर दिस सेक्शन शैल नॉट बी ग्रांटेड मोर देन 1, तो एक बार से ज्यादा एक्सटेंशन भी नहीं हो सकती। अब ये फर्दर प्रोवाइजो आ गया, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द CIRP शैल मैंडेटरीली बी कंप्लीटेड। एक वर्ड मैंडेटरीली इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंडेटरीली को भी कोर्ट्स ने ये कहा कि इसको आपको ऑर्डिनरीली पढ़ना है। ऐसा नहीं कि 330 दिन के बाद होगी तो हो ही नहीं सकती, 330 दिन के बाद भी एक्सटेंड हो सकती है, ठीक है ना। बी कंप्लीटेड विद इन पीरियड ऑफ 330 डेज फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट इंक्लूडिंग एनी एक्सटेंशन ऑफ द पीरियड ऑफ CIRP granted under this section and the time taken in legal proceedings in relation to such resolution process of the corporate debtor। कई बार क्या होता था 180 प्लस 90 मिल गई, 180 प्लस 90 के बाद एक्सटेंशन हो नहीं सकती, करें क्या, पीरियड हो गया एक्सटेंड, तो उसमें से कुछ पीरियड को वो एक्सक्लूड करते थे। तो हर कोई इसी में पहुंचने लग गया कि जी हमारा यहाँ टाइम वेस्ट हो गया। यहाँ उन्होंने कहा भाई आप लीगल वाला पॉइंट भी, लीगल प्रोसीडिंग वाला टाइम भी इसी में ले लो, 330 दिन में कंप्लीट करो इसको, ठीक है। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, ठीक है, ये थर्ड प्रोवाइजो आ गया। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट वेयर द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस ऑफ ए कॉर्पोरेट डेटर इज पेंडिंग, ठीक है, तो अगर पेंडिंग हो गया एंड हैज नॉट बीन कंप्लीटेड विद इन द पीरियड रेफर्ड टू इन द सेकंड प्रोवाइजो, तो सेकंड प्रोवाइजो में क्या कहा 330 डेज, कहता 330 में भी कंप्लीट नहीं हुआ, सच रेजोल्यूशन प्रोसेस शैल बी कंप्लीटेड विद इन ए पीरियड ऑफ 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट एक्ट। ये जो 330 डेज का पीरियड आया, ये आया कैसे आया, ये आया इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट एक्ट के। इससे पहले किसी की CIRP चल रही है, अभी वो कंप्लीट नहीं हुई, तो उसको 90 डेज मिल जाएंगे और, ठीक है। मान लो उसमें पहले ही 400 दिन हो चुके, ठीक है ना, तो उस केस में क्या होगा 90 डेज इसको और मिल जाएंगे, ये चीज है। तो 180 की एक कॉन्सेप्ट है आपको, लेकिन इनिशियल टाइमलाइन जो है अभी भी 180 डेज के हिसाब से ही है। आपको 180 डेज के बाद में 180 डेज पूरे होने से पहले ही एप्लीकेशन लगा लेनी है विद 66% मेजोरिटी, 90 डेज तक की एक्सटेंशन हो सकती है। अगर आपके कोई लीगल प्रोसीडिंग चल रही है तो 330 मिलेगा आपको, 330 के बियॉन्ड भी मिल सकता है, क्योंकि एक केस में कहा गया शतरनी शुगर में कि भाई 330 के बियॉन्ड भी हो सकता है, और द वर्ड मैंडेटरीली शुड बी रेड एज ऑर्डिनरीली, ठीक है। फिर सेक्शन सर एक क्वेश्चन है यहाँ पे, हाँ अब ये जो है 330 के बियॉन्ड, तो आज की डेट में अगर सपोज किसी की इंसॉल्वेंसी के लिए हम करते हैं, तो अभी देन द सेम 330 का पीरियड तो आज भी अवेलेबल है, बिल्कुल है, मतलब अगर कोई प्रोसीडिंग आज होती है तो 330 अवेलेबल है ना, जो आप जो सेकंड सबको नहीं है, ऐसा नहीं है सबको अवेलेबल है। देखो 180 ही अवेलेबल है, आप ऐसे समझो। आप ठीक है, हाँ 180 के बाद में आपको एक्सटेंशन अप्लाई करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि अपने आप ही 330 सबको 330 तक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा नहीं है। 180 का ही पीरियड है, 180 के बाद एक्सटेंशन अप्लाई करो, उसके बाद में अगर कोई लीगल प्रोसीडिंग है तो ही 330 देगा, लीगल प्रोसीडिंग नहीं है तो 330 भी नहीं देगा। 180 प्लस 90 में खत्म, 180 प्लस 90 से आप एक्सीड करते हैं नॉर्मली, तो फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जाओगे, वो अलाउ कर देते हैं। ये सर समझ में आ गया मुझे ये बात। मैं ये कहना चाह रही थी, ये जो सेकंड प्रोविजन है जिसमें लिखा है कि बैंक 90 डेज फ्रॉम द बैंक्रप्सी कोड 2019, तो इसका रेलेवेंस तो तभी है ना कि जो केसेस
जो है हमारे 2019 के टाइम से पहले के हैं, हाँ मतलब अगर जो लिमिटेशन पीरियड के अंदर अभी आ रहे हैं 22 तक, हाँ है ना, हाँ उन्हीं के लिए एप्लीकेबल होगा। हाँ, बिल्कुल 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 नेचुरली, वो तो है। जो कंप्लीट ही हो चुकी उसका तो मतलब ही नहीं। जो कंप्लीट, जो पहले ही कंप्लीट हो गए, ये अमेंडमेंट एक्ट आने से पहले, उनकी तो बात ही नहीं हो सकती, उनकी क्या बात होनी। जो नहीं हुए उन्हीं की तो बात करेगा ना वो। ठीक है सर 11B और 11C ये ग्रुप पे मैसेज डाला हुआ है, वो थोड़ा सा दोबारा एलेबोरेट कर दीजिए। कौन सा? 11B, हाँ 11B एंड 11C। देखो जी, 11B और 11C। 11B क्या बात करता है? 11B बात करता है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो एप्लीकेशन नहीं दे सकते। कॉर्पोरेट डेटर हैविंग कंप्लीटेड CIRP 12 months preceding the date of making of the application। आपका क्या है? आपने 1 जनवरी को एप्लीकेशन लगाई, ठीक है। सबसे पहली बात कहां से शुरू होता है? दी फॉलोइंग पर्संस। फॉलोइंग पर्संस का मतलब क्या है कि आपको हर एक सब सेक्शन में पढ़ना है, ठीक है, ऊपर कुछ नहीं लिखा। तो फॉलोइंग पर्संस, तो हम इसको इंडिपेंडेंटली पढ़ेंगे। कॉर्पोरेट डेटर, इसका मतलब कॉर्पोरेट डेटर शैल नॉट बी एंटाइटल्ड, इसको आप ऐसे पढ़ो, द कॉर्पोरेट डेटर शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू मेक एन एप्लीकेशन टू इनिशिएट CIRP having completed CIRP 12 months preceding the date of making of the application। आपने 1 जनवरी को एप्लीकेशन लगाई, 1 जनवरी 2021 को, ठीक है। आपकी जो पुरानी CIRP थी वो कंप्लीट हुई थी 1 जून 2020 को, तो आप 1 जनवरी 2021 को दोबारा एप्लीकेशन नहीं लगा सकते। एक कंपनी की 10 बार भी CIRP हो सकती है। भाई CIRP हुई, रेजोल्यूशन हो गया, दोबारा फिर डिफॉल्ट कर दिया 2-4 महीने बाद, ठीक है। तो वो ये कहता है कि भाई 12 महीने का कम से कम पीरियड इसमें देना पड़ेगा, ठीक है। तो 12 महीने के बाद ही दोबारा एप्लीकेशन आप लगा सकते हो, 12 महीने से पहले एप्लीकेशन नहीं लगा सकते। ये तो हो गया बी, ठीक है। अब बी में किसी को कोई डाउट? और डी, बी और डी कह रहे हैं ना, कौन सा कह रहा है? बी और सी, ठीक है। अब सी क्या है? वो कहता है, सी आप शुरू से पढ़ो, वो कहता है फॉलोइंग पर्संस। तो फॉलोइंग पर्संस में आप कैसे पढ़ोगे? ए कॉर्पोरेट डेटर और ए फाइनेंशियल क्रेडिटर। तो दोनों चीजें, कॉर्पोरेट डेटर भी या फाइनेंशियल क्रेडिटर हु हैज वायोलेटेड। तो कौन होना चाहिए? जिसने वायोलेट किया। जो वो जिसने वायोलेट किया वो नहीं लगा सकता एप्लीकेशन। यहां पर अगर कॉर्पोरेट डेटर ने वायोलेट किया तो फाइनेंशियल क्रेडिटर लगा सकता है, अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर ने वायोलेट किया तो कॉर्पोरेट डेटर लगा सकता है, ठीक है। जिसने वायोलेट किया वो नहीं लगा सकता। हु हैज वायोलेटेड एनी ऑफ द टर्म्स ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान व्हिच वाज अप्रूव्ड। मतलब ये रेजोल्यूशन प्लान पुराने वाला है, ऐसा है 1 से ज्यादा बार ये कंपनी का ऑपरेशन हो रहा है इस बंदे का, ठीक है। तो अगर 12 महीने पहले अप्रूव हुआ है, बिफोर द डेट ऑफ मेकिंग ऑफ एन एप्लीकेशन अंडर दिस चैप्टर, ठीक है। तो अगर 12 महीने के अंदर अंदर ये अप्रूव हुआ है और वो वायोलेट हो गया, तो जिसने वायोलेट किया वो एप्लीकेशन नहीं लगा सकता, ठीक है भाई। फाइनेंस ऐसा होता है जैसे फाइनेंशियल क्रेडिटर है, अब रेजोल्यूशन प्लान में वो हेयर कट के लिए एग्री करते हैं, ठीक है, या कई बार वो नए फंड्स इन्फ्यूज करने की भी बात करते हैं, ठीक है ना, कि भाई हम इस कंपनी को दोबारा फाइनेंस करेंगे। तो उस केस में अगर उन्होंने ही खुद वायोलेट कर दिया टर्म्स ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान को और 12 महीने अभी नहीं हुए, उसको 12 महीने पहले ही अप्रूव हुआ था, बिफोर द डेट ऑफ मेकिंग ऑफ एप्लीकेशन, आपने 1 जनवरी 2021 को, एक फाइनेंशियल क्रेडिटर है 1 जनवरी 2021 को एप्लीकेशन लगाता है, ठीक है। इससे पहले एक रेजोल्यूशन प्लान पास हो चुका था कंपनी का, जिसमें एक कंडीशन थी कि वो फाइनेंशियल क्रेडिटर 20 करोड़ रुपए नए इन्फ्यूज करेगा, ठीक है। उसने वो फंड्स इन्फ्यूज नहीं किए और ये वायलेट कर दिया उसने 1 जून 2020 को। तो वो एक अगर डिफॉल्ट हो भी जाता है तो वो फाइनेंशियल क्रेडिटर एप्लीकेशन नहीं लगा पाएगा 1 जनवरी 2021 को, क्योंकि ही हैज कंट्रीब्यूटेड टू डिफॉल्ट इन अ वे, ठीक है भाई। उसकी इस बात पर एग्रीमेंट पर ही तो कि भाई वो अब इन्फ्यूज करेगा फंड्स, एक रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हुआ था। अब अगर रेजोल्यूशन प्लान वो उसी के में अड़ंगे डाल रहा है, वो जिस रेजोल्यूशन प्लान को उसने सक्सेसफुल बनाने का वायदा किया था, तो उसको एप्लीकेशन डालने का राइट कैसे दे सकते हो, ठीक है। ये चीज है। तो कॉर्पोरेट डेटर या फाइनेंशियल क्रेडिटर जिसने वायोलेट किया हो, कौन सा प्लान? विच वाज अप्रूव्ड 12 मंथ, तो जिसने वायोलेट किया वो नहीं लगा सकता, दूसरा लगा सकता, ठीक है जी। और कुछ पूछना है तो पूछिए इसमें।
अब 12A। हाँ जी, एनी क्वेश्चन ऑन दिस? सर 11C में, हाँ 11C में मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है सर कि अ, जैसे CIRP इनिशिएट हुई। नहीं, यहीं पर हम पढ़े, आपके पास कोड है ना, कोड से पढ़े हम इसको। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। CIRP इनिशिएट होने के बाद CIRP कंप्लीट हो गई, रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव्ड हो गई। हाँ नहीं, रेजोल्यूशन ठीक प्लान है तो ना? अप्रूव हो ही गया, उसको हाँ वायलेट कर दिया। हाँ, फिर मान लिया उसमें जो भी फाइनेंशियल क्रेडिटर को टर्म्स कंडीशन उसको फॉलो करनी थी, वो उसने हाँ वायलेट कर दी। हाँ, उसने तो वायलेट कर दी, तब वो तो वो इनएलिजिबल हो जाता है। वो नहीं लगा सकता, हाँ, वो नहीं लगा तब वो सकता अगर। इनएलिजिबल हो जाता है। हाँ ओके हाँ 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 हाँ, यही है। जी। अब अगला करते हैं 12A। देखो, मैं भी पहली बार कोड को ध्यान से पढ़ रहा हूं, मैंने कभी कोड को पढ़ा ही नहीं ध्यान से, मैं ऐसे ही अंदाजे में ही चला देता हूँ क्लास को, लेकिन पहली बार मैं खुद एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूं इस बार कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए किसी भी इंसान के मन में, और जो ध्यान से पढ़े उसके 80+ नंबर आने चाहिए, क्योंकि 70+ तो कईयों के आ चुके हमारे यहाँ से, 70+ तो बहुत सारे ले चुके, लेकिन अब 80+ 74 75 तो कई बार आते हम चाहते हैं कि 80+ अब पार करें लोग। तो 12A क्या कहता है? 12A कहता है विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन एडमिटेड अंडर सेक्शन 7, 9 और 10। आज भी इस पर क्वेश्चन था एक। तो विड्रॉल कैसे होगा? वो कहता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मे अलाउ। सबसे पहली बात तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास डिस्क्रिशन है, ये मे अलाउ मतलब नहीं भी अलाउ कर सकती। विड्रॉल ऑफ द एप्लीकेशन एडमिटेड अंडर सेक्शन 9, 7 और 10 on an application made by the applicant with the approval of 90% voting share of the committee of creditors in such manner as may be prescribed। अब पहली बात क्या है? एप्लीकेशन कैसे एडमिट हुई है? सेक्शन 7 की एप्लीकेशन या 9 की है या 10 की है, और एप्लीकेशन किसने की है? बाय द एप्लीकेंट। ये इसमें एप्लीकेंट है वर्ड, एप्लीकेंट ने की है विद द अप्रूवल ऑफ 90% वोटिंग शेयर। वोटिंग शेयर की बात हो रही है ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब। और वोटिंग शेयर कैसे डिसाइड होता है ये हमें मालूम है, वोटिंग शेयर होता है इन प्रोपोर्शन टू द डेट। अब आज एक ग्रुप में क्वेश्चन पूछा था कि भाई हाई कोर्ट ने एक आदमी को डिसअलाउ किया हुआ है वोटिंग से, ठीक है ना, तो इसमें कोई 90% से कम वाली तो बात हो ही नहीं सकती, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है उसके लिए टाइम बाउंड रिस्ट्रिक्शन लगाई हो या हमेशा के लिए रिस्ट्रिक्शन लगाई है, क्या रिस्ट्रिक्शन लगाई है वो उसके हिसाब से फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस के हिसाब से देखना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि 90% से कम तो हो ही नहीं सकता। 90% के बाद भी डिस्क्रिशन है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की, 90% के बाद भी हो सकता है वो ना भी एग्री करे, ठीक है। और वोटिंग शेयर का आपको देना है, तो अगर किसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है उस वजह से 90% से कम हो रही है तो नहीं हो सकता ये, ठीक है। तो दिस सेक्शन अलाउज। पार्टिसिपेंट, अच्छा पहले आप कंप्लीट कर लीजिए फिर मैं क्वेश्चन लूंगा। हाँ बताइए आप पूरा करो सर 12A। नहीं 12 आप बोलो। अच्छा, वो सर मैसेज आ रहा है कि अगेन कि 11B मतलब रूल्स में पढ़ के जो लैंग्वेज है वो एक बार थोड़ा सा दोबारा से बताइएगा। 11D बी ऐसा है जी, रूल्स को क्या पढ़ना है? सबसे पहले तो कोड को पढ़ो ना आप, कोड सबसे पहले तो कोड को कोड पढ़ो। हाँ, तो कोड में क्या लिखा है? एक कॉर्पोरेट डेटर हैविंग कंप्लीटेड CIRP 12 months प्रीसीडिंग द डेट ऑफ मेकिंग ऑफ द एप्लीकेशन। मैं तो आपको एग्जांपल से समझा दिया। ऐसा है सर, इसकी लैंग्वेज ही थोड़ी डिफेक्टिव है। हाँ नहीं, बट इसकी लैंग्वेज, मतलब इसको यही है। पढ़ने से ऐसा लगता है, इसको पढ़ने से ऐसा लगता है जैसे कि 12 मंथ कंप्लीट, हैविंग कंप्लीटेड 12 मंथ, जबकि ये इसका मीनिंग यही है कि अभी 12 मंथ कंप्लीट नहीं हुए हैं। हाँ एग्जैक्टली। तो सर जी ऊपर तो नॉट है ना, नेगेटिवली वर्डेड सेक्शन है। नहीं, हाँ लैंग्वेज जी, हाँ ठीक जी। है, लैंग्वेज सेक्शन की ठीक है। देखो ऐसा होता है, ऊपर लिखा है ना पर्सन नॉट एंटाइटल्ड, कौन से नहीं लगा सकते? जिसकी कंप्लीट हुई है हैविंग कंप्लीटेड CIRP 12 months प्रीसीडिंग द डेट ऑफ मेकिंग ऑफ द एप्लीकेशन। ये लगता है सर कंप्लीट हो चुकी है, 12 महीने हो चुके हैं। हाँ नहीं 12 महीने जिसके नहीं हुए वही उसी की बात कर। बिल्कुल ठीक कह हाँ, रहे है हैं तो सर, लाइंस वाली बात है। हाँ, ऊपर के साथ मिला के वो पढ़ानी इसीलिए पड़ेगी। उसका रीजन भी है। रीजन ये है कि भाई अभी एक आदमी की CIRP 50 बार हो सकती है, तो आप मानते हो, है नहीं?
तो उसको वो थोड़ा सा आराम दे रहा है, भाई अभी अभी बाईपास करा के आया, अब दोबारा पहुंच गया अस्पताल में, भाई थोड़ा रुक जा, अभी 12 महीने रुक जा, ये चीज इतना ही मतलब है इसका, और कोई मतलब नहीं। और वर्ड इसमें लिखा है कॉर्पोरेट डेटर, कॉर्पोरेट डेटर के लिए है ये, कॉर्पोरेट डेटर नहीं लगा सकता, इसका मतलब क्या हुआ, दूसरा लगा सकता है। हाँ, और वो अपनी नहीं कर सकता, दूसरों की कर सकता है, अपनी हाँ अपनी नहीं कर सकता है। हाँ, इसका ये भी मतलब है, इसका ये मतलब है कि कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर अगर उसने वायलेशन नहीं किया तो वो लगा सकता है, वो लगा सकता है। एक एक आदमी जिसकी CIRP चल रही है, ठीक है ना, तो CIRP में अगर दोबारा वायलेशन कर देगा, दोबारा एप्लीकेशन तो लग ही सकती है ना, वो तो क्लब हो जाएगी उसके साथ ही। भाई इसका इफेक्ट देखिए, वो तो सी में क्या है सर, CIRP कंप्लीट होने के बाद जब रेजोल्यूशन प्लान हो जाए और उसका वायलेशन हो तब। हाँ हाँ हाँ, तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं। अब 12 पे थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो 12A में आ रहा है आपको, ट्वेल्व में जो 90% की बात है ना, तो वो ये भी कहता है कि नो विड्रॉल इज पॉसिबल विदाउट द अप्रूवल ऑफ COC वंस द CIRP इज अंडरवे। तो विड्रॉल पॉसिबल नहीं है, आपको COC से अप्रूवल लेना पड़ेगा। दिस मीन्स दैट इवन दो द एप्लीकेंट क्रेडिटर एंड द कॉर्पोरेट डेटर में सेटल क्विकली आफ्टर द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, ठीक है भाई, डेटर और क्रेडिटर के बीच में आपस में समझौता हो गया, सेटल हो गए, तो भी जो है द विड्रॉल डिसीजन हैज टू वेट टिल द फॉर्मेशन ऑफ COC। अभी COC फॉर्म नहीं हुई, ठीक है। ये 12 जो बात करता है, 12 क्या कहता है कि भाई आप 90% मेजोरिटी से आप विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन COC अप्रूव करेगी इसको। भाई आपकी एप्लीकेशन एडमिट हो गई, एप्लीकेशन एडमिट और COC के बीच में तो टाइम होता है ना, ठीक है ना, तो उस प्रोसेस में ये विड्रॉ नहीं हो सकती, COC के थ्रू ही विड्रॉ होगी ये। द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स एंड द कोड इज टू बी फाउंड विद इन 30 days by the IRP. The provision of withdrawal as framed lacks foresight, as immediate withdrawal upon settlement may be more desirable in the interest of the corporate debtor. तो वो ये कहता भाई COC को देखने दो, leaving it to the wisdom of the COC means that the IRP will complete its tenure with mandatory exercise of appointing professionals, valuers, public announcements, etc. will have to be carried out while the powers of the board of directors remains. तो उसको public announcement भी करनी पड़ेगी, सारे वैल्यूअर भी अपॉइंट करने पड़ेंगे, सारे काम करने पड़ेंगे COC से पहले। तो दिस विल एड टू फाइनेंशियल स्ट्रेन टू द कॉर्पोरेट डेटर is also facing with payment of remuneration of IRP valued professional. It appears that the purpose of settlement shall stand defeated. तो सेटलमेंट को एनकरेज करने के लिए नहीं है भाई, ऐसा है उसका कहना ये है कि भाई देखो अब डिफॉल्ट हो गया, अब ऑपरेशनल क्रेडिटर के केस में तो पहले भाई उसको नोटिस दिया था, उस टाइम सेटलमेंट कर लेता। बहुत सारे लोग होते हैं वो एडमिट करने से पहले सेटलमेंट नहीं करते, ठीक है ना भाई, ऑपरेशनल क्रेडिटर ने कॉर्पोरेट डेटर को नोटिस दिया, तब या तो सेटल कर लेता, फिर तो एप्लीकेशन ही नहीं एडमिट होती, ठीक है ना। अब उसने वहां पे तो एडमिट, क्योंकि वहां लिखता है ना कि भाई 10 दिन के अंदर आप पेमेंट कर दो, सेक्शन 8 की कंडीशन है, उसने वहां पर नहीं माना, एडमिट होने के बाद वो उसके पास पहुंच गया, यार अब हम सेटलमेंट कर लेते हैं, क्या भैया अब सेटलमेंट होगी तो COC के थ्रू होगी, ऐसे नहीं होगी। एप्लीकेशन टू बी मेड बाय एप्लीकेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। वो क्या कहता है कि आफ्टर द COC approves the decision to withdraw with super majority 90%, the applicant has to make an application to the tribunal for withdrawal. The applicant means and signifies the applicant creditor, ठीक है। Thus the provision only empower the applicant creditor to make the application. तो creditor जो है वही application move करेगा। The language of the provision suggests that the corporate debtor is not entitled to make an application despite the settlement in place. तो कंपनी वाला एप्लीकेशन मूव नहीं कर सकता,
A situation may arise where after the settlement and withdrawal approval by COC, the applicant creditor may refuse to file an application for withdrawal. ये भी हो सकता है कि उसने पैसे भी दे दिए और एप्लीकेंट जो है वो कह देता है कि भाई मैं तो विड्रॉ नहीं करता एप्लीकेशन. The whole exercise of settlement will be rendered in nullity if the applicant creditor refuses to move an application under this section. ये इंपॉर्टेंट चीज है. तो यहां जब हम सेक्शन 12A को पढ़ते हैं तो 12A क्या कहता है? यहाँ कहता है ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय द एप्लीकेंट. तो एप्लीकेंट कौन है? एप्लीकेंट क्रेडिटर है यहाँ पर. ठीक है. ऐसा भी हो सकता है कंपनी वाले पैसे भी दे दें, सीओसी भी अप्रूव कर दे, उसके बाद भी एप्लीकेंट एप्लीकेशन ही ना मूव करे. वो कहता है मैं तो नहीं, चलने तो CIRP की. ये चीज है. ठीक है. तो 12A वाला सेक्शन कब ऑपरेटिव होगा? जब एप्लीकेंट एप्लीकेशन लगाएगा और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उसको अप्रूव करेगी. दोनों की बात है, दोनों के पाले में गेम है सारी 12A की. ठीक है. तो मेरे हिसाब से इतना काफी है. बाकी जो है सेक्शन 13 से कल पढ़ते हैं. या सेक्शन 13 थोड़ा सा इसको भी कर लेते हैं, 2 मिनट का काम है, इसको खास बात नहीं है. तो सेक्शन 13 क्या कहता है? सेक्शन 13 ये कहता है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करेगी? मॉरेटोरियम डिक्लेयर कर देगी और IRP अपॉइंट कर लेगी. क्या क्या काम करेगी? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी आफ्टर एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन शैल बाय एन ऑर्डर. इसके लिए ऑर्डर होगा. ठीक है. एक तो एडमिशन का ऑर्डर है, इसका मतलब ये ऑर्डर अलग होगा. ठीक है. ये ऑर्डर अलग है, वो एप्लीकेशन एडमिट करने का ऑर्डर अलग है. यहां पर क्या है? ये ऑर्डर है, इसमें क्या हो रहा है? एक तो मॉरेटोरियम डिक्लेयर हो रहा है फॉर द पर्पसेस रेफर्ड टू इन सेक्शन 14. दूसरा एक पब्लिक अनाउंसमेंट हो रही है ऑफ द इनिशिएशन ऑफ CIRP एंड कॉल फॉर द सबमिशन ऑफ क्लेम्स, और क्लेम्स आप मंगा रहे हो. और तीसरा अपॉइंट एन IRP इन द मैनर एज लेड डाउन इन सेक्शन 16. और जो पब्लिक अनाउंसमेंट है इट शुड बी मेड इमीडिएटली आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ द IRP. तो ये 3 काम इन्होंने करने हैं. एक तो मॉरेटोरियम डिक्लेयर कर देना है, पब्लिक अनाउंसमेंट करानी है और IRP अपॉइंट करना है. ठीक है. और पब्लिक अनाउंसमेंट आपको इमीडिएटली करनी है, विद इन 3 डेज है. फिर उसके बाद में मॉरेटोरियम क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है, ये सब हम जो है कल इसको पढ़ेंगे. ठीक है जी. तो एक्चुअली क्या होता है, क्लास को ना मैं